प्रोटेक्शन नहीं रख रहे और सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक दिन कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, सारा पैसा गया। फंड सिलेक्शन कैसे करा जाए? स्कीम सिलेक्ट करो आप अपने गोल्स के बेसिस पे। गोल्ड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। किसके लिए है एसडब्ल्यूपी और कब करनी चाहिए? सर एचडब्ल्यूपी तो तब होएगी ना जब आपका कॉर्पस बनेगा। पहले क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए या फिर अपने आप को इंश्योर करना चाहिए? क्या गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? गाइज आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और ये पॉडकास्ट म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास से कम नहीं होगा क्योंकि जो हमारे गेस्ट है ही इज़ द फाउंडर ऑफ फाइनेंशियल अड्डा। मैंने जैसे आपको बताया ये मास्टर क्लास है म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड की ऐसे इंसाइट्स हमें मिलने वाली है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। प्लस आज इसी पॉडकास्ट में हम इंश्योरेंस के ऊपर इंसाइट्स पे बात करने वाले हैं एंड SIP, SIF, SWP इन सब के ऊपर भी बात करने वाले हैं बिकॉज ही इज़ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इंश्योरेंस एडवाइजर है, प्लस ही इज अ PMS डिस्ट्रीब्यूटर। तो चालू करते हैं पॉडकास्ट को विद हिज इंट्रोडक्शन। प्लीज सर बताइए आपके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मनवीर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आपने मेरे को इनवाइट करा उसके लिए रियली रियली थैंक यू। सो मनवीर, जो अपनी जर्नी है ना, जैसे आपने पूछा कि मेरे बारे में, तो पहले तो आपने बता ही दिया कि मैं PMS डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो थोड़ा सा मैं ये बताता हूँ कि इससे पहले मैं क्या करता था और कैसे मैं इस लाइन पे आया। तो यार 2017 की बात है। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी और ट्रेडिंग इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि हर कोई ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट करता है? क्विक मनी। क्योंकि सबको एक मार्केट में होती है ना कि यार अगर जल्दी पैसा कमाना है तो शेयर मार्केट में आ जाओ और आप जल्दी पैसा कमा सकते हो। तो 2016 में मेरा स्कूल फिनिश हुआ और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था 12th क्लास में, तो घर वाले यही बोलते थे, एक बार 12th कर लो फिर तो मजे ही मजे। आई थिंक ये सबके घर वाले सबके बोलते यही थे होता है, लाइफ क्योंकि सेट वो है। बोर्ड था ना, बोर्ड होता था कि भाई एक बार आपकी 12th पास हो गई उसके बाद तो लाइफ सेट हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 12th पास करने के बाद एक्चुअल में आपको पता चलता है कि घर में कैसे पैसा आता है। तो मतलब उससे पहले तक मैं काम में था, इन्वॉल्व था, 10th 9th 10th से ही मैं अपने पापा के साथ उनके काम में हेल्प करता था। बट मुझे नहीं पता था पैसा एक्चुअल में कैसे कमाते हैं या एक्चुअल कितनी मेहनत लगती है। ठीक है? तो जब 12th के बाद सारी चीज़ें मेरे सामने आई और मुझे पता चला कि यार ये जो एक अगर दिन का ₹1000 भी पापा कहीं से कमा के ला रहे हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत लग रही है। राइट। तो मैं छोटे-छोटे ना रास्ते ढूँढता रहता था जिसको हम अपने इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं हसलिंग, हसलर। आई एम अ हसलर और आज भी मैं हूँ। तो इस तरह से मैं रास्ते ढूँढता रहता था एंड देन फिर मेरे को धीरे-धीरे अलग-अलग रास्ते मिले। मैंने बहुत सारे छोटे-छोटे काम करे। अलग-अलग काम करने के बाद मेरे को किसी ने सजेस्ट कर दिया कि स्टॉक मार्केट में आ जाओ और कि ये कौन था? ये मेरे फादर साहब हैं। अच्छा, तो मेरे ओके। को उन्होंने ही सजेस्ट करा कि लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग और इसमें देखते हैं कुछ बनेगा नहीं बनेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने 30,000 रुपए मम्मी से उधार लिए और मैंने बोला कि आपको रिटर्न बना के दूँगा, दे दो आप। एंड सीरियसली कुछ ही दिनों में 30,000 में मेरे को डिसेंट रिटर्न आने लग गया। दिन के वही कभी मेरे 1500 बन जाते थे, कभी 2,000। तो ऐसे चल के बहुत अच्छा चल रहा था। मैं इंट्राडे वगैरह स्विंग ट्रेड करता रहता था। 30,000 से ही मैं अच्छे डिसेंट से पैसे बना रहा हूँ। एंड आपके फादर इन्वॉल्व थे स्टॉक मार्केट में? वो बहुत साल पहले ट्रेड करते थे 2007 में, और जब वो 8 का क्रैश आया ना, तो 8 के क्रैश में उनका कुछ थोड़ा बहुत लॉस हो गया था। तो वो लॉस से डर गए और उन्होंने फिर बंद कर दिया। ओके। तो उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेड नहीं करा। फिर 2017 में उन्होंने मेरे को इसमें डाल दिया लाइन में। तो अभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर चल रहा था एंड उन्होंने मेरे को डाल दिया इस लाइन में। तो मेरा भी पहले स्टार्टिंग में मैं इसको कहता हूँ बिगिनर्स लक। मुझे लगा कि मेरे को सब कुछ आ गया, बट वो दैट वाज़ अ बिगिनर लक और मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। बट कुछ ही दिनों में मेरे को प्रॉफिट से लॉसेस होना स्टार्ट हो गए। ओके। बिकॉज़ मैं कोई भी एनालिसिस नहीं करता था, कुछ भी फंडामेंटल्स चेक नहीं करता था। जस्ट जो न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में कोई स्टॉक्स की बात होती थी, वो स्टॉक जाके बाय कर लेता था और मेरा पेनी स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस रहता था। बिकॉज़ मुझे ऐसा बिलीव लगता था कि ये जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आएगी, उतना मेरे लिए बेनिफिट है। तो मतलब मैं ₹1000 वाला, ₹500 वाला स्टॉक नहीं ले रहा, मैं ₹2-3 वाले स्टॉक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा पैसा बना के देंगे। तो इस तरह से मैंने अपने 30,000 को कुछ ही टाइम में खत्म कर दिया। घर पे मैंने नहीं बताया कि उस 30,000 का क्या हुआ, बट वो 30,000 मैंने 3-4 पेनी स्टॉक्स में ही अपना डुबो के रख दिया क्योंकि मैंने वो बाय कर लिए। अब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन चुका हूँ ट्रेडर से। तो वो अच्छा। मेरे ज़बरदस्ती मुझे होल्ड करना पड़ा। बाद में कुछ टाइम बाद मैंने उसको लॉस में सेल करा। बट वहाँ से ना मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि मार्केट में अगर मेरे को लंबा टिकना है, आज आपके सामने बैठा हूँ, ऑलमोस्ट 8 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो जो रेस बहुत फेमस है ना, टॉर्टोइज़ और रैबिट की, कछुए और खरगोश की, तो एंड में जीतता तो कछुआ ही है। कछुआ ही है। तो आपको ना थोड़ा कछुए की चाल चलनी है, टॉर्टोइज़ की चाल।
शांति से धीरे-धीरे। तो फिर मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट करी, मैंने कोर्स किया बीएससी इंस्टीट्यूट से, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों का ये इंस्टीट्यूट था। 2018-19 में पूरा मैंने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने नहीं पढ़ी। कॉर्पोरेट मतलब उन्होंने मेरे को पूरा रेडी कर दिया था कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके जॉब कर सकता हूँ। एक डिसेंट मेरे को जॉब मिल जाएगी और मैं कहीं भी जा रहा था, मैं 30,000 उस दौरान मेरे को आराम से सैलरी मिल रही थी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 18 की। 18 की, ओके। 30,000 इन हैंड, 35,000 इन हैंड मेरे को मिल रही थी। बट मेरा मन नहीं माना, मैंने जॉब नहीं करी, मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा। एंड देन 2018 में जब मेरा 19 में कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरे को टाइम बहुत लगा, बट इट वर्थ इट। आज मैं आपके सामने तभी बैठा हूँ कि मैंने वो पढ़ाई करी, मैंने वो एक्सपीरियंस लिया और पेशेंस रखा। अगर मैं पेशेंस ना रखता, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। ऑफ कोर्स, मतलब आप जो बता रहे हो जर्नी, ये रोलर कोस्टर तो है, बट मुझे बस ये पूछना है, आपने स्टार्ट करी थी जर्नी ट्रेडिंग से, हुँ। क्या उसके बाद वापस आपने ट्रेडिंग करी? हाँ, तो अभी के टाइम भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बट मैं आज के दिन ना डिलीवरी ट्रेड्स में ही ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। सो बेसिकली डिलीवरी ट्रेड्स क्यों मैं करता हूँ, मैंने इंट्राडे करा, मैंने एफएनओ करा और मैं उसमें मेरे लिए वो बैकफ़ायर हुआ। मेरा लॉसेस भी मुझे काफ़ी हुए और मेरा माइंडसेट जो था ना पूरा ख़राब होने लगा उसकी वज़ह से। क्योंकि वो उसकी वोलैटिलिटी मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, भाई जो चीज़ मेरे से नहीं हो रही ना, आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। उससे राइट। रिवेंज नहीं करना चाहिए। अब मैं ये सोचूँ मेरे से इंट्राडे में मेरा लॉस हो गया तो मैं इंट्राडे ही कर के प्रॉफ़िट बनाऊँगा। हो सकता है प्रॉफ़िट हो जाए, बट वो मेंटल पीस नहीं था। आजकल लोग यही करते हैं, ईगो ट्रेडिंग करते ईगो हैं। ट्रेडिंग, रिवेंज हुँ, ट्रेडिंग। तो सबसे हुँ, पहले ना मैंने रिवेंज ट्रेडिंग बंद करी। हुँ, तो इसके लिए मैंने साइकोलॉजीज़ की बुक्स पढ़ी। एक काफ़ी फेमस बुक है ट्रेड लाइक अ मॉन्क, हरनीत खरबंदा की। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में उन्होंने बताया हुआ है कि क्या चीज़ फॉलो करनी है और मैंने वो फॉलो करी। तो मैंने ट्रेडिंग आज के दिन में एफएनओ और इंट्राडे बंद कर दी। सिर्फ स्विंग ट्रेड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और मेरा ज़्यादा फोकस इस टाइम म्यूचुअल फंड की एसआईपी के थ्रू है। उससे ज़्यादा पैसा बन रहा है एज़ कंपेयर टू अगर मैं एक्टिवली बैठा रहूँ। और क्योंकि अगर मेंटल आपको पेस चला जाता है, मेंटल पीस चला जाता है। अग्रीड, अग्रीड। अब अगर आपको चूज़ करना हो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ में से, क्योंकि ये तीनों ही पेयर्स जो है वो इन्वेस्टिंग में आते हैं, बट आप क्या चूज़ करोगे? सो स्टॉक्स, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, आई थिंक तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। सो सपोज करो मेरे को ट्रेडिंग करनी है एंड मैं कंफ्यूज हूँ, अभी मैं पैसा कहाँ लगाऊं, कोई स्टॉक्स भी समझ नहीं आ रहे। एसआईपी मैं अभी नहीं कर रहा, मान लो कुछ रीजन की वजह से। मेरे पास ईटीएफ का बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये स्ट्रैटेजी मैं बार बार यूज करता हूँ। जब भी मेरे को कुछ समझ नहीं आता आज क्या बाय करना है, आई जस्ट बॉट निफ्टी 20, मतलब निफ्टी 50 का ईटीएफ। मुझे लग रहा है मार्केट गिर गई है, अच्छी गिर गई है, यहाँ से उसका एक बॉटम बन गया है, एक बेस बन गया है, यहाँ से रिकवर कर सकता है, मैं निफ्टी 20 बाय कर लेता हूँ ईटीएफ में। जब मार्केट बढ़ जाती है या मेरा एनालिसिस सही साबित हो गया और मार्केट बढ़ गई, निफ्टी बढ़ गया, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो ईटीएफ मैं तब जरूर यूज करता हूँ। म्यूचुअल फंड का अपना रोल है, तो जैसे मेरी जो एसआईपी चल रही है, वो मेरी एसआईपी चल रही है फॉर द लॉन्ग टर्म, ओके। कि मेरा धीरे धीरे पैसा एक्यूमुलेट हो जाए। क्या होता क्या है जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स ईटीएफ हो गए या म्यूचुअल फंड में लमसम करते हो, बाई चांस आपको कभी इमरजेंसी आ जाए ना, तो पैसा निकल भी जाता है। कोई जरूरत पड़ गई, मैंने निकाल लिया, मेरा पैसा था तो। बट एसआईपी क्या होता है, धीरे धीरे आपका एक डिसिप्लिन रहता है और हर महीने ना आपकी एक हैबिट बन जाती है। हैबिट बन उससे जाती है। होता क्या है, अब मैंने महीने के कमाए मान लो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, मुझे पता है मेरा इतना परसेंट पैसा तो सेव होगा ही होगा। सेव प्लस इन्वेस्ट, खाली सेव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वेस्ट भी तो करना है। तो मेरा कुछ परसेंट तो आप ने कहा कि स्टॉक्स बढ़िया, म्यूचुअल फंड बढ़िया या ईटीएफ, मैंने तो आपको बताया ना तीनों की इंपॉर्टेंस है और तीनों ही काम आ रहे हैं मेरे लिए। म्यूचुअल फंड लमसम में अलग हुँ, इंपॉर्टेंस है, ईटीएफ मेरी ट्रेडिंग में बहुत काम आ जाता है मुझे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सेक्टर मेरे फेवरेट है, मतलब अब मुझे लगता है फेवरेट इन द सेंस, मुझे लगता है ये यहाँ से कुछ सालों में अच्छे काम कर सकते हैं। कुछ 2-3 सेक्टर है जैसे, जैसे कि? जैसे मेरे को लगता है कैपिटल मार्केट अच्छा करेगा, मुझे हुँ, लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा कर सकता है, बैंकिंग फाइनेंशियल बहुत अच्छा कर सकता है। वैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल, कैपिटल, इंश्योरेंस, इनके ईटीएफ्स आते हैं आते मार्केट हैं, में। राइट। तो जब मेरे को लगता है कि ये सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं, तो मैं इनके ईटीएफ बाय कर लेता हूँ। हुँ, या मैं म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकता हूँ। मेरे पास चॉइस है। वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या बाय करना है और आपके लिए क्या सूटेबल है। मेक सेंस, मेक सेंस। अब लेट्स सपोज़ आप कोई एक नया बिगिनर ट्रेडर है, सॉरी बिगिनर इन्वेस्टर है, हुँ। उसे एंटर करना है मार्केट में, तो आपका फर्स्ट सजेशन क्या होगा? क्योंकि आपने अपनी जर्नी भी बहुत लॉन्ग टाइम पहले चालू करी थी, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे एक बिगिनर ट्रेडर को या बिगिनर इन्वेस्टर को? आई थिंक बिगिनर इन्वेस्टर को ना, सपोज़ करो, पहली बात तो ना लोग गलत क्या कर रहे हैं, मैं पहले बताता हूँ, गलती कहाँ कर रहे हैं। अ, वो ये सोच अभी देखो लास्ट 2020 के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, आप एग्री हुँ, करते राइट, हो? राइट, राइट। मैक्सिमम इन्वेस्टर 2020 के बाद आए। यस। बिफोर 2020 मार्केट बहुत धीरे चलती थी। भाई
ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं जा रही, जैसे अभी कंसोलिडेशन चल रही है ना, तब तो आम बात थी। 2017-18 मैं 17 से मार्केट को देख रहा हूँ। 17, 18, 19 मार्केट चलती ही नहीं थी। मतलब हम भी बोर हो जाते थे, यार कुछ तो कर, ऊपर तो जा, नीचे तो जा, कुछ तो हो। और मैं 2000 के 20 मतलब 20 20 के वाला हूँ। अब जो 20 के बाद आए, हमने तो 20 यही पे देखा देखा है। भाई क्रैश, भाई 50-60% आपके पोर्टफोलियोज डाउन। वहां से जब रिकवरीज दिखी, लोगों को बहुत आसान लगने लगा। किसी ने लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख डाले, उसके शूट कर गए पैसे। कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाले, म्यूचुअल फंड दे रहे 20-25%, 30% का, अगर कुछ स्मॉल कैप्स, मिड हाँ, हाँ। कैप, है ना। तो अब लोगों को ना लगने लगा कि ये मार्केट बहुत आसान है, बट लोग ना पुरानी पिक्चर भूल गए। अगर आप एक पूरा निफ्टी का 25-30 साल, 40 साल का चार्ट देखोगे ना, या अगर सेंसेक्स का पूरा 40 साल का एक चार्ट देखोगे, कभी भी मार्केट ना ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती। वो लॉन्ग वे में लगती है कि ऐसे स्ट्रेट जा रही है, बट अगर आप उसको जूम करते जाओगे ना, तो वो ऐसे 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 जा रही है, रोलर कोस्टर की तरह। तो मैं आपको एक बताता हूँ, 2008 से जब क्रैश आया था फाइनेंशियल, ये अपना डॉट कॉम डॉट नहीं, कॉम, सॉरी डॉट कॉम डॉट कॉम बबल नहीं बोल था। रहा हूँ, माय बैड। अपना हाउसिंग बबल वाला, जो लेमन ब्रदर्स वाला यूएस का क्रैश आया था, उसके चक्कर में पूरा वर्ल्ड पूरा में वर्ल्ड क्रैश में आया। आया था। अब आप यस। उसको समझो, 2008 पे जो निफ्टी लेवल पे था, 6000 से ऊपर के लेवल टच करके आया था, वो दोबारा 6000 आने में 2013 पहुंच गया। ऑलमोस्ट कह लो 5 से 6 साल लग गए थे निफ्टी को अपने पुराने लेवल पे आने के लिए। तो सपोज करो अगर मैंने 6000 पे बाय करके बैठ गया, तो वो ऐसे चार्ट होने में, मतलब दोबारा 6000 आने में, तो मैंने नीचे पहले 2-2500 की जर्नी देखी, फिर 2-2500 से फिर 6000 देखा। तो लोग ये चीज भूल गए कि मार्केट नेगेटिव भी जा सकती है, मार्केट आपके फेवर में एक नहीं, 2, 3, 4 साल भी नेगेटिव हो सकती है। तो बिगनर ट्रेडर को क्या होता है, या बिगनर इन्वेस्टर को, उसको ये लगता है कि मैंने आज पैसा डाला, मुझे अगले साल ही रिटर्न मिल जाए, मुझे 2 साल में रिटर्न मिल जाए, बट ऐसा नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एज अ बिगनर, एज अ आप स्टार्टर हो, पहले आप अपनी नॉलेज पे फोकस करो, अपने बिजनेस पे फोकस करो। या तो आप जॉब कर रहे हो, पहले जॉब पे पैसा तो कमाओ, ये सेकेंडरी इनकम के लिए है। आप ध्यान रखना, शेयर मार्केट से पैसा ज्यादा वही बनाएगा जो इसको सेकेंडरी इनकम बनाएगा। अब ये मेरे लिए मेन हो सकती है, आपके लिए मेन हो सकती है, क्योंकि हम तो इसी इंडस्ट्री पे आ गए, पर एक्चुअल में देखोगे तो हमारा कोर बिजनेस हो गया अभी ये। और हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए सेकेंडरी है कि हम पैसे से पैसा बना रहे हैं। मैंने बहुत इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को देखा है अपने बिजनेसेस छोड़ के। अब मेरा एक क्लाइंट है, अपना बिजनेस छोड़ के सुबह सुबह ट्रेड लगा रहता है एफएनओ में। अरे यार क्या कर रहे हो आप? आपको एफएनओ बनता ही नहीं करना। एफएनओ आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए इंट्राडे भी नहीं है। आपके लिए एसआईपी है, शांति से करो। बट वो नहीं माना, 7-8 लाख, 10 लाख रुपए डाउन है। तो बिगिनर इन्वेस्टर, अगर कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है, हुँ। भाई लर्निंग पे फोकस करो। अपना जितना ज़्यादा लर्न करोगे, उतनी अच्छी आपकी स्किल्स बढ़ेंगे, स्किल्स पे फोकस करो। अच्छी जॉब लो, अच्छा बिज़नेस करो, जो आपका मन हो वो करो। पैसा कमाओगे ना, उसके बाद इन्वेस्ट का सोचना। पहले पैसा तो कमाओ, क्योंकि जब ओके, पैसा कमाने आप लग जाओगे, इन्वेस्टमेंट के रास्ते अपने आप खुल जाएँगे। ठीक है। मतलब आपने उनको रोड मैप ये दिया है कि पहले आप अपनी नॉलेज पे फ़ोकस करो एंड उसके बाद अपने रिटर्न्स के बारे में सोचना, यस, इन्वेस्टिंग के यस। बारे में सोचना। पहले उसके लिए नॉलेज, स्किल्स बढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब डन। अब मुझे आपसे ये भी पूछना है क्योंकि आप इंश्योरेंस में भी गाइड करते हो, आप इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हो। तो लोगों को क्या करना चाहिए? लेट्स सपोज़ एक पर्सन है जो कॉलेज से अभी ड्रॉप आउट मतलब उसने कॉलेज खत्म करा है एंड वो भी अच्छा अर्न कर रहा है, अराउंड 30-40,000 अर्न कर रहा है पर मंथ जॉब में। उसे पहले क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए या फिर अपने आप को इंश्योर करना चाहिए? ये लोग बहुत लोग मिस्टेक करते हैं एंड मुझे ये क्वेश्चंस मुझे भी आते हैं, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या सजेस्ट करोगे? सो अगर आप प्रोटेक्शन नहीं रख रहे हुँ, और सिर्फ इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक दिन कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, सारा पैसा गया, सारा पैसा। तो मैं इसका लाइव एग्जांपल है, मेरे पास सबके लाइव एग्जांपल्स हैं, क्योंकि दीजिए, मेरे दीजिए। साथ रोज ये चीजें मैं देखता हूँ। वही, वही, राइट। एक परसों एक क्लाइंट का कॉल आया जी, कि जिसकी ना ऐसे ऐसे हो गया है, डॉक्टर ने बोला एक इमरजेंसी सर्जरी करनी है, 4 लाख रुपए लगना है, इंश्योरेंस हो सकती है? मैं कहा नहीं जी, अब तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये नहीं, आप देखो बैक डेट में हो जाए। मैं कहा नहीं होगी सर, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आज के दिन में ये सब करना गलत है, फ्रॉड है। कंपनी को पता चलेगा कि भाई इसको प्रॉब्लम होगी, क्यों ही वो इंश्योरेंस देगी, तो वो सीधा केस रिजेक्ट है। बट अब आ जाओ वो सिनेरियो जब मैं क्लाइंट को बोल रहा हूँ कि सर इंश्योरेंस ले लो या इंश्योरेंस बाय कर लो, तब उसको लग रहा है मैं कहीं बीमार हूँ, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो इंश्योरेंस नहीं ले रहा। बट अगर आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे, आप लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, सबसे बड़ा। क्योंकि अगर आपने मान लो 25,000 रुपए की एसआईपी करी हुई है, 10,000 की एसआईपी, 50,000 की एसआईपी कर ली है,
आपने कहा मेरा दोस्त एसआईपी कर रहा है, मैं भी कर लूं, 25-30 लाख रुपए का कॉर्पस भी बन गया। एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी, अगर कोई कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई ना सर, वो 25 लाख रुपए कहाँ जाएंगे आपको भी नहीं पता, बल्कि डेट और लेना पड़ जाएगा। और डेट कर्जा अलग चढ़ेगा। और अब मेरे से अगर कोई ये पूछे 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस, में मना करता हूँ सर। दिल्ली जैसे अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो, मिनिमम 25 लाख ट्राई करो। नहीं बजट बन रहा 15 ले लो, 20 ले लो, फिर भी नहीं बजट बन रहा 10 से कम मत जाना। 5 तो बिल्कुल नहीं, 10 से कम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि धीरे धीरे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा टर्म इंश्योरेंस, ये दो चीजें अगर आपने प्रोटेक्शन कर ली, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं है, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, बहुत लोगों को पता नहीं है कि हेल्थ का जो इन्फ्लेशन है, वो ज़्यादा है। नॉर्मल जो इन्फ्लेशन है हमारे उससे बहुत कंट्री ज्यादा का है। 6-7% मतलब 5 to 6% है। हेल्थ का बिल्कुल है। इन्फ्लेशन है अराउंड 14%। यस, ये लोगों को एग्री। पता ही नहीं है। सो लोग दैट्स सोचते व्हाई ही नहीं इसके बारे में। वही दैट्स व्हाई इट्स मतलब इट्स इम्पोर्टेंट कि वो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करे एंड इंश्योर कर ले अपनी फैमिली को भी और खुद को भी। बिल्कुल। उसके बाद वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करे। यस। अब बात करते हैं कि अब किसी के पास पैसे आ चुके हैं, अपने आप को इंश्योर भी कर चुका है। हम एक रोड मैप की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब उन्होंने अपने आप को इंश्योर भी कर लिया। अब उन्हें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो कैसे स्टार्ट करें? हम एक अमाउंट ले लेते हैं, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। ओके। किस तरीके से म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? सो जैसे आपने बोला कि इंश्योरेंस उन्होंने ले ली, मैं मान के चल रहा हूँ उनके पास टर्म इंश्योरेंस भी आ गई है, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गई है, ठीक है। और हेल्थ तो मैंडेटरी है, टर्म डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन क्या है। तो मैं अगर ये मानता हूँ कि अगर कोई अर्निंग पर्सन है और उसकी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, देन टर्म इंश्योरेंस इज मस्ट। अगर फैमिली मेंबर डिपेंडेंट नहीं है, अच्छे एसेट्स उसके पास ऑलरेडी है, डिसेंट अर्निंग है उसके पास, और सब कुछ ऑलरेडी है, हुँ, तो नहीं भी लोगे टर्म प्लान चलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसके एसेट्स की वर्थ ही ऑलमोस्ट 60-70 करोड़ रुपए है। तो अगर उसने मेरे से डिमांड करी कि सर 5-10 करोड़ का एक टर्म प्लान दे दो, तो मैं सोच रहा हूँ सर आपको क्या ही क्या नीड है, ज़रूरत है? राइट। आपके पास इनफ है, आपने प्रॉपर्टीज में अच्छा लगाया और प्रॉपर्टीज आपने टर्म इंश्योरेंस की तरह ही ली हुई है। हुँ, मेरे को उसने खुद ही बताया था कि सर मैंने ये वाले 2-3 प्लॉट्स लेके रखे हैं या 2-3 इन्वेस्टमेंट करी हुई है अपने बच्चों के लिए, कि ये इनके काम आएंगे शादी में या जिसमें भी। तो अगर बाई चांस वो अर्निंग मेंबर नहीं भी रहा, तो वो छोड़ के जा रहा है। हाँ, फिर भी फॉर द सेफ्टी पर्पस अगर किसी को लेना है तो हम नहीं मना करते, बट हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक इनफ एसेट्स वगैरह हैं, तब इसकी टर्म प्लान की नीड नहीं है। बट अगर बिल्कुल नहीं है और आपकी फैमिली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, आप पैसा कमा के ला रहे हो, रात को रोटी तभी चल रही है और अच्छा लाइफस्टाइल तभी है, बट अगर आप नहीं हो, सेम लाइफस्टाइल नहीं आ सकता। तो मैं इसमें एक हमेशा केस स्टडी बोलता हूँ, जब भी मेरे पास क्लाइंट कोई बोलता है ना टर्म प्लान के लिए, सिर्फ एक चीज बोलता हूँ, सर आप हो इस टाइम रिच क्लास में या एक अच्छे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास पे हो, आपके सबसे नीचे कैटेगरी है पॉवर्टी, और पॉवर्टी से भी एक और नीचे कैटेगरी आती है डिपेंडेंट। और ये डिपेंडेंट तब बनते हैं जब ये अर्निंग मेंबर अगर नहीं हुआ ना, अर्निंग मेंबर है तो रिच कैटेगरी में हो या अपर मिडिल क्लास में हो, जिस दिन अर्निंग मेंबर हट गया और आपने मनी बॉल यानी एक मनी के लिए आपने कुछ रखा नहीं, तब आपकी जो कैटेगरी है वो पॉवर्टी में भी नहीं आएगी, वो सीधा आएगी डिपेंडेंट में। आपकी फैमिली डिपेंड हो जाएगी दूसरों के ऊपर कि भाई मेरा खर्चा चलाओ, क्योंकि आपकी वाइफ तो होम मेकर है, मैं मान के चलो वो जॉब नहीं कर रही, होम मेकर है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब आपने तो इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिया हुआ था, उनको गाड़ी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। अब वो सेम पैसा मंथली आप जो लेके आ रहे थे 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना, अब कैसे आएगा, मुझे आंसर दो। तो आधे लोग तो वैसे ही अंडर इंश्योर्ड होते हैं, मतलब इंश्योरेंस चाहिए अगर मान लो 5 करोड़ की होगी उनके पास 1 करोड़ की, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। तो इसके लिए टाइम टू टाइम आप अपने एडवाइजर से, आप खुद एनालाइज करो, नहीं तो एडवाइजर से मिलो। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, हमें समझ हुँ, आ गया क्लाइंट के पास अच्छी टर्म इंश्योरेंस भी है, येस। हेल्थ इंश्योरेंस भी है, दोनों चीज इनफ है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी है। अब उसको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ना, एसेट एलोकेशन पे फोकस करो। और ये क्यों मैं बोल रहा हूं, ये नहीं मैं कह रहा जिसका मन करे वो 100% इक्विटी जाए, कौन रोक रहा है आपको, बट मैं क्यों नहीं बोल रहा कि 100% जाए। अभी जैसे मैंने वो जब एग्जांपल दिया था ना 2020 के बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं, उनको लग रहा है यहाँ पर पैसा जल्दी बन जाता है। अब 1.5 साल मार्केट नहीं चली है ना, दुनिया परेशान है, उनसे वो सहा नहीं जा रहा क्योंकि उन्होंने रिटर्न्स देख लिए अच्छे। अब जब मैंने अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देख लिया ना 5 लाख रुपए का, और अगर वो 2.5 लाख रह जाएगा, मैं बेचूंगा ही नहीं वो स्टॉक, क्योंकि मेरी फिगर आई हुई है। हुँ, तो ये एक प्रॉब्लम आती है सबको। तो इन्वेस्टर को सोचना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि उनका बड़ा नुकसान ना हो, वो फंसे ना इक्विटी में, एसेट एलोकेशन पे फोकस करें। अगर वो इक्विटी के साथ साथ डेट को भी प्रायोरिटी दें,
गोल्ड सिल्वर यानी मेटल्स को भी दें। रीट्स और इनवीट्स आजकल म्यूचुअल फंड के रूट पे आ गया है, उनको मेरे हिसाब से डायरेक्ट स्टॉक्स पे तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाना चाहिए तो एक अच्छे एडवाइजर से एडवाइस लेके जाना चाहिए। अगर उनको, मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ, मैं उस इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जिसको नॉलेज नहीं है नहीं या है। जिसके पास टाइम नहीं है। जिसके पास एनालिसिस का टाइम है उसको ये बातें ऑलरेडी ही पता है। तो एसेट एलोकेशन पे फोकस करो। अगर आप अपने एसेट एलोकेशन रखते हो, मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। कितना परसेंट रखना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर यंग हो तो 70-80 आप रखो इक्विटी, बाकी 10-20 को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। थोड़े से मीडियम एज में हो तो इक्विटी कम कर दो। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग भी सोचता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर कोई एजेड पर्सन है और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है और उसके पास इनफ पैसा, एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो अगर 100% भी इक्विटी में चला जाए तो मुझे नहीं लगता उसको कोई गलत होना चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। बट हमारे जो स्टडी कहती है वो ये कहती है कि ओल्ड एज है तो उसको इक्विटी कम दो। बट मैं अपना बता रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं होगी, मेरे बच्चे, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, बट जिस दिन शादी हुई, बच्चे होंगे, अगर वो सेल्फ सब कुछ सही चला और वो लोग अपने अपने कामों में बिजी है, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और मेरे पास इनफ पैसा होगा, तब मैं सबसे ज्यादा रिस्क लूंगा। मैं डेट, गोल्ड, सिल्वर की तरफ सोचूंगा नहीं, मैं प्योर इक्विटी रहूंगा। हो सकता है मैं वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह सोचूं, क्योंकि तब मेरे पास इनफ पैसा है। बट चलो इसको हम साइड में रखते हैं, सिंपल एसेट एलोकेशन पे फोकस करो। आई थिंक अगर आप एसेट एलोकेशन पे फोकस करोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सही बोला आपने, एसेट एलोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी के टाइम पे जो मार्केट चल रहा है, मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे सबके पोर्टफोलियो का हाल ऐसा ही है, इस सबको टाइम लाल सबका दिख रहा डाउन है, है। सबका बिल्कुल। डाउन है और वहीं पे जो डेट फंड्स है, वो पॉजिटिव में है। मेरे भी पोर्टफोलियो मुझे वो पॉजिटिव दिख रहा है, राइट। ठीक है? ये मान लिया हमने, अब बात करते हैं एसआईपी वर्सेस लमसम। आप इसमें क्या आपका क्या टेक है? आई थिंक इस पे ना आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। देखो एसआईपी का तो अपना बहुत बड़ा रोल है। एसआईपी से फायदा क्या हो जाता है, मैंने जब बताया कि मेरी भी एसआईपी चल रही है, बट क्या मैं लमसम नहीं करता? बिल्कुल करता हूँ मैं। पर मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, अगर किसी ने ये फॉलो कर ली, आई थिंक, बस उसको टाइम देना है। अब वो ये सोचे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके 1 साल में रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हुँ, सबसे पहले लमसम डालो। लेट्स अज्यूम कर लो 10 लाख रुपए अमाउंट है। ठीक है। 10 लाख रुपए में से डालो, मान लो 20-30 या 40% डाल लो। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 30% डाल दो। मैंने 10 लाख रुपए को लिक्विड फंड में डाला। लिक्विड फंड में से 3 लाख रुपए मैंने ट्रांसफर कर दिए लमसम में ही। पहले 10 लाख लिक्विड में डालने के छोड़ दिया, 10 लाख में से 3 लाख निकाले, इक्विटी में बाय कर लिया। ये हो गई मेरी लमसम पहली। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसी फंड में एक 10,000 रुपए की एसआईपी भी कर दूंगा। अब ओके। हर महीने 3 लाख की ऑलरेडी मेरी बाइंग हुई है, हुँ, हर महीने 10-10 हजार रुपए बाय करेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। अभी हो सकता है यहाँ से गिरावट आ सकती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रीजंस है, मुझे लग रहा है, मेरा एनालिसिस है। मैंने वो जो बाकी के 7 लाख रुपए बचे हैं ना, उसकी लगा दी एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ओके। तो उससे क्या हुआ, मेरे 7 लाख रुपए एक बारी में, यानी वो 10 लाख रुपए एक बारी में बाइंग नहीं करी मैंने। 10 लाख में से 3 लाख की बाइंग करी, बाकी बचे 7 लाख में से मान लो मैंने 20-25 हजार रुपए की वीकली एसटीपी लगा दी। हर हफ्ते मेरी बाइंग हो रही है, अपार्ट फ्रॉम एसआईपी। सर ये फॉलो कर लो और पेशेंस रख लो अगले 10 साल तक का। यहाँ पर फंड्स आपको देख के करने हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी फंड में ये स्ट्रैटेजी चल जाएगी, वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। नहीं है तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर से हेल्प लो, वो अलग चीज है। ठीक है, बट ये स्ट्रैटेजी सीरियसली वर्क करती है। बहुत लोगों ने करा है इसको यूज, जहां पर आप पहले लमसम करते हो, लमसम से आप एसटीपी करते हो, और जब मार्केट स्टेबल नहीं होती तब तो ये बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि ओके। आप एक रेट पे बाय करोगे नहीं। अगर मैंने महंगे, मान लो 20 रुपए की एनएवी पे बाय कर लिया, मेरा सारा पैसा वहीं लग गया, उसके बाद मार्केट गिरती रही तो मैं लॉसेस पे ही जाता रहूंगा। बट मैंने 20 में सिर्फ 30% बाय करा, 70% जब मैं बाय कर रहा हूँ वो 20 का 18 आ गया, 18 का 16 आ गया, 16 का 15 आ गया, तो मेरी हर एनएवी पे बाइंग हो रही है। तो मेरी एवरेज अच्छी आ जाएगी, और वंस मार्केट रिकवर, आप अच्छा पैसा बनाओगे, हाँ, क्योंकि ऑफ आपकी कोर्स एवरेज अच्छी हो जाएगी। एवरेज हो जाएगी और कम एनएवी पे आपको ज़्यादा ज्यादा यूनिट्स यूनिट्स मिलती अलॉट है, है, और साथ में एसआईपी भी चल रही है। एसआईपी भी चल रही है, तो तो बिल्कुल ये एक बेनिफिट तो बहुत अच्छा मिलेगा। है। बट आपने जो समझाया मुझे तो पता है, मैं भी यही समझाता हूँ लोगों को, बट लोग नहीं समझते और हमें क्या देखने को मिल रहा है, विड्रॉल्स मिल रहे हैं देखने को। ओके। जैसे ही मार्केट डाउन जाता है, हम्म। एसआईपी के विड्रॉल्स बढ़ जाते हैं। तो इसमें मैं एक अच्छी बात ये बताऊंगा कि इस बार मुझे उतने विड्रॉल्स देखने को नहीं मिले। ये एक अच्छी बात हुई है। मार्केट में देखो, जिस चीज में इन्वेस्टर सही कर रहे हो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ओके, बिल्कुल सही है। अगर मैं 2018 से ये काम कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स का, तो मैं अगर इन्वेस्टर्स को 2020 में लेके जाऊं, बहुत मुश्किल से मैंने रोका था, बहुत मुश्किल से। भाई उस टाइम मार्केट भी, मनवीर, ऐसी गिर रही थी, मतलब बंदा नहीं देख सकता था यार। हम भी हैरान हो रहे थे, ये क्या हो रहा है हमारे पोर्टफोलियोज, मतलब कहाँ जा रहे हैं स्टॉक्स। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मनाया कि यार रुको, ये सब
मार्केट में चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जो इन्वेस्टर रुके, सिर्फ 2-3 इन्वेस्टर निकले, बट जितने रुके, मैं कैगर नंबर नहीं बोल रहा, बट डिसेंट कैगर है। डिसेंट का मतलब है जो एवरेज एमफी बोलता है ना 12%, 12.5%, उससे 5, 6, 7 पॉइंट्स ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। इवन 20 भी क्रॉस करा हुआ है कुछ इन्वेस्टर्स का, बिकॉज़ उन्होंने वो कोविड का हुँ, क्रैश कंटिन्यू रखा। क्योंकि ओके, एनएवी डाउन थी ना, एनएवी तब डाउन थी, आपकी बाइंग होती रही। राइट, अगर आप वहाँ अब आप बाय कर रहे हो, महँगे पे ही बाय कर रहे हो, और जब हुँ, वो सस्ता हो रहा है आप निकल रहे हो, यू विल नॉट मेक मनी। आप नहीं बनाओगे पैसा। मेक पैसा तो सेंस। तभी बनाएगा जब आप नीचे सस्ते होने पे भी बाय करो। तो बट अब इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? कुछ इन्वेस्टर्स मैं मान रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ प्रॉफिट देख के आते हैं, वो एग्जिट भी कर जाएँगे। क्योंकि वो ये सोचेंगे कि भई 7-8% पे एफडी मिल रही है, बॉन्ड्स मिल रहे हैं। जब मुझे -5 या सिर्फ 4-5% का कैगर मिलना है स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, तो मैं क्यों ही डालूँ इस पे पैसा? तो वो तभी आए थे रिटर्न देख के, रिटर्न नहीं मिला वो आउट। जब वो आउट हो जाएँगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे रिटर्न मिल गया, वो फिर आएँगे, फिर आउट हो जाएँगे, तो वो पैसा नहीं बनाएँगे। इसीलिए आप जो वो डेटा आता है ना कि 95% लूज़ मनी, 5% प्रॉफिट बनाते हैं, वो जो पाइ 5% आगे बढ़ते हैं, वो इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो पेशेंस रखते हैं। और आई थिंक आप और मैं 5% में अगर आ गए हैं या 5% में पहुँच रहे हैं, वो इसीलिए पहुँच रहे हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ इन्वेस्टर्स पहले से बेटर हो गए हैं। अभी एसआईपी आते हैं मेरे को क्लाइंट्स के फ़ोन कि सर वर्क नहीं कर रही, आपने जैसे बताया था ये वैसा नहीं चल रहा। हम समझा देते हैं, बट अभी तक नो रिडम्पशंस। मैं अभी पिछले 1.5 साल से मार्केट नहीं चली, एक भी रिडम्पशन नहीं है, बल्कि लमसम जा रही है। एसआईपीज़ कंटिन्यू है, रिडम्पशन है नहीं। अगर रिडम्पशन 1-2 आई भी, तो वो किसी के गोल अचीव हो गया, किसी ने शॉर्ट टर्म डाला तो उसकी रिडम्पशन है। मतलब कोई इसलिए पैसा नहीं निकाल रहा कि मार्केट में रिटर्न नहीं है। मतलब लोगों को विश्वास है। और सर आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया पे अगर बुलिश नहीं हो, कहाँ आप क्या करोगे? बिल्कुल सही बात है। अब मुझे लगता है कि इसका ना जो टेक है मतलब ये हमारी वजह से भी हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कंटेंट क्रिएशंस की वजह से मतलब कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से हुआ है कि लोगों को एसआईपी के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिली है। लोगों को पता चला है कि आपको विड्रॉल्स नहीं करने बल्कि आपको कम एनएवी पे ज़्यादा यूनिट्स बाय करने हैं, इससे आपकी राइट। एवरेजिंग होगी। हुँ, हुँ। अब लोग ज़्यादा समझने लगे इस बारे में। बिल्कुल। आपके जैसे और मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से ही हुआ है। एग्री, एग्री। अब बात करते हैं कि फंड सिलेक्शन कैसे करा जाए? क्योंकि अगर देखा जाए तो मोर देन 1500 प्लस म्यूचुअल फंड्स है मार्केट के हुँ। अंदर। पर आई सिलेक्शन कैसे करी जाती है? 50 एएमसीज़ हैं, हुँ, 5000 से ऊपर की स्कीम्स हो गई हैं। तो 5000 से ऊपर, पहले ओके। मतलब 5000 स्कीम से ज़्यादा इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है। हुँ, तो आज के दिन में तो मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है हमारे बहुत लिए टफ हो गया। कि सिलेक्शन करना। एज़ अ वही तो। डिस्ट्रीब्यूटर मैं बता रहा हूँ, हमारे लिए ही बहुत टफ हो गया कि हाँ, 50 एएमसीज़ में से। बट स्कीम सिलेक्ट करो आप अपने गोल्स के बेसिस पे, आपके क्या गोल्स हैं और आपका क्या ऑब्जेक्टिव है और आपका क्या रिस्क है। इस पे कोई टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। अगर आप रिटर्न देख के स्कीम ले रहे हो, यू विल नॉट मेक मनी सर। वो ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक स्कीम ने मान लो 25-30% रिटर्न दे दिए। अब सर उसने रिटर्न इसलिए दे दिए पिछले 1 साल क्योंकि में, मान लो 3-4 साल में दे 3 दिए। साल में, अब ठीक जैसे है। अगर किसी ने कोई फंड आया ही कोविड में, हाँ, अब कोविड में तो निफ्टी 7,500 था ना, तो जिसने वहां 5 लाख 10 लाख रुपए डाला उसका पैसा बना 2025-26 तक। बट जो आज डालेगा उसको सेम रिटर्न नहीं मिलने वाला। आज निफ्टी 26 पे खड़ा है और 26 से जब तक वो 35-40 नहीं पहुंचेगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला रिटर्न। मतलब मैं अभी सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। तो आप मेरी बात को समझो, बट अगर आप स्कीम सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि भाई उसने पिछले साल इतना रिटर्न दे दिया और आप उसको चेस करने पहुंच गए, आप रिटर्न नहीं बना पाओगे। चलो बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। आज आपने मेरे को पॉडकास्ट बुलाया, मैं ऐसे पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, स्पेशली पॉडकास्ट देखता रहता हूँ। इवेंट्स अटेंड मेरे को बहुत पसंद है और स्पेशली जहाँ पर फंड मैनेजर्स आते हैं। तो एक हमारे बहुत खास मतलब मेरे लिए मेरे मेंटोर हैं और मैं उनसे काफ़ी चीज़ें पूछता रहता हूँ, मेरे को सर वो गाइड भी करते हैं। तो आशीष सुमाया सर है, व्हाइट टोक कैपिटल के एग्जीक्यूटिव एमडी हैं व्हाइट ओक में मैंने और इन्वेस्ट करके रखा है। व्हाइट टोक म्यूचुअल फंड और सीईओ भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और आशीष सुमाया सर का मैं एक इवेंट अटेंड कर रहा था। उन्होंने वहाँ पे एक वॉरेन बुफे का कोट बोला कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो उन्होंने सबसे क्वेश्चन पूछा कि इन सब वर्ड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है या सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है। तो किसी ने बोला ग्रीड, किसी ने बोला फियर, किसी ने वॉरेन बुफे का नाम दिया कि वो इंपॉर्टेंट है। बहुत 5 मिनट तक वो पूछते रहे, फिर जाके किसी एक पर्सन ने बोला अदर्स, जो आपने सही पकड़ा। तो सर ने समझाया कि जो अदर्स कर रहे हैं वो आपको नहीं करना,
अभी अदर्स क्या कर रहे हैं? गोल्ड सिल्वर पे पैसा लगा रहे हैं। अब आप भी वही करोगे, चलो मान लो आपकी रैली मिस हो गई, आप गोल्ड सिल्वर पे नहीं कमा पाए। बट अगर आप अदर्स को देख के पहुंच गए कि यार गोल्ड सिल्वर में अब खरीद लेता हूं, 4.20 पे आपने सिल्वर खरीदा, आज क्या हाल है? मानोगे नहीं सर, मैं बताता हूँ आपको, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई, एजुकेशनल वीडियोस बनाई कि यार गोल्ड सिल्वर ये सब चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है। और सबसे पहली बात, आप अग्री करोगे मेरे साथ, कि गोल्ड और सिल्वर के जितने भी ईटीएफ्स है, ईटीएफ्स हाई प्रीमियम पर ट्रेड हो प्रीमियम रहे पे हैं, हाँ, वही बोल हो रहा रहे हूँ, हैं हाई प्रीमियम पर प्रीमियम पे ट्रेड। ट्रेड होते हैं और वो डिस्काउंट पे भी ट्रेड होते हैं। एग्री। जैसे ही डाउनफॉल आता है, वो ज़्यादा तो डिस्काउंट वो में मिलेंगे क्यों हो आपको। रहे थे? और आप मानोगे नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने रील्स बनाई, इसके ऊपर एजुकेट कर रहा था लोगों को। लोगों ने क्या कमेंट्स में लिखा है, मैंने उन्हें बताया कि आपके क्या थॉट्स हैं। वो बोलते हैं सर थॉट्स का तो छोड़ो, मैंने इन्वेस्ट करे थे 5 लाख रुपए। अभी कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, ये जेन्युइनली कमेंट आया हुआ है मेरी वीडियो पे। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे लोन लेकर, घर वालों से लोन ले, किससे लोन लिया हो पता नहीं मुझे। 2 लाख रुपए के लॉस पे चल रहा हूँ, क्या करूँ? तो मैंने आपको क्या बताया? उन्होंने जब ये बोला ना, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अदर्स। अभी अदर्स क्या कर रहे हैं? देखो सर, ये हमारे एनालिसिस पे जब हम बैठते हैं अपने एनालिसिस करने, तो हम ये देखते हैं कि अदर्स क्या कर रहे हैं, और जो अदर्स कर रहे हैं वो हम नहीं करते। अगर मैं भी वही काम करूं जो अदर्स कर रहे हैं, तब मैं क्यों डिस्ट्रीब्यूटर हूं और क्यों मैं इन्वेस्टर कहलाऊं अपने आप को? फिर तो मेरे को इन्वेस्टर कहलाने का कोई हक नहीं है जब मैं एनालिसिस ही नहीं कर रहा। सर मैं एनालिसिस करूं, एनालिसिस के बाद भी लॉस हो जाए, वो अलग चीज है। बट अगर मैं ऐसे ही कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दूंगा, उसको आप स्पेक्यूलेशन कहोगे, उसको आप एनालिसिस नहीं बोलोगे, वो फिर जुआ ही है। हम कैसीनो जाते हैं, हम एनालिसिस नहीं करते, हम वहां पर बस एक लक के बेसिस पे करते हैं। और जो आपने कहा कि ये प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे थे, ये प्रीमियम पर इसलिए ट्रेड हो रहे थे, हर कोई उस पर स्पेक्यूलेट कर रहा था कि मैं प्रॉफिट बना जाऊं, और प्रॉफिट बना नहीं। कुछ लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा पैसा बनाया, हुँ। बट जो ऊपर फंस गए, वो अब कब तक फंसेंगे हमें नहीं पता। मैंने भी छोटी क्वांटिटी में बाय करा था, पर मैं हम्म। काफ़ी टाइम से करते आ रहा हूँ अगर आप गोल्ड ईटीएफ। पुराना कर रहे हो, हाँ, साल 1.5 साल पुराना, हाँ, तो आप प्रॉफिट में ही ऑफ होगे। कोर्स, तो अभी भी मैं हम्म। 60% के प्रॉफिट पे बैठा हूँ। बहुत है। और वो भी हम्म। मैंने 75-80% तक देखा, बट मैंने बुक नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म देखो, के लिए हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए हो, पर मैं यहाँ पर ना बहुत अच्छा, चलो एक अच्छी आपको और गाइडेंस देता हूँ। पहले मेरी भी थिंकिंग यही थी, बाय एंड होल्ड फॉर एवर। ठीक है, बाय होल्ड और शांति से बैठो, रिटर्न बन जाएगा। सर टाइम चेंज हो गया, रिटर्न बुक टाइम प्रॉफिट चेंज बुक करो। हो गया है, करना पड़ेगा। हुँ, अभी आप अपने पैरामीटर्स बना लो कि भाई अगर मेरे को 100% किसी में एब्सोल्यूट प्रॉफिट हो गया, किसी में 200% हो गया, मुझे थोड़ा सा बुक करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सारा बेच दो, हो सकता है जिसने 200 दे दिया वो 1000% तक भी चले जाए, मैं मना नहीं कर रहा। बट टाइम पहले जैसा नहीं रहा। सो अगर मैं बैक काउंट 90s के दौर पे, तो तब इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो खुल रही थी। सर एलपीजी आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए, ठीक है जी। इंडिया के पास कुछ नहीं था, बैंकरप्ट होने वाला था, पैसा बचा नहीं था, जैसे तैसे उन्होंने गोल्ड को गिरवी रखा, पैसा करा, इकोनॉमी सबके लिए खोल दी। और अगर आप पीछे ध्यान से देखोगे ना, जब मैं 90s के बाद बात कर रहा हूं, भाई हम तो 98 मेरा बॉर्न है, आपका हो सकता है 2000, 2000। ठीक है। हुँ, अगर 90s के दौर पे जाओ या 70s 80s के दौर पे जाओ ना, इंडिया परेशान था, क्योंकि भैया एक तो इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही रहती है हर टाइम, बट फिर भी इंडिया ग्रो क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास ग्रो करने के लिए उन्होंने इकोनॉमी खोली। और जब तक आप इकोनॉमी नहीं खोलोगे, आप ग्रो नहीं करोगे। तो ये चीजें उन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छी करी। बट मैं अगर पीछे की टाइम पे बात करूं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? आपको बिजनेस करने के लिए पैसा ही नहीं मिलता था। कंपनीज बिजनेस करना चाहती है, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी बहुत थी उस टाइम। गवर्नमेंट चाहती नहीं थी, वो चाहती थी हर चीज में मेरा कंट्रोल हो, और नॉर्मली कोई बिजनेस अगर कर भी रहा है, उसको लोन नहीं मिलता था। तो जब 91 में ये सब चीजें खुली, सबके लाइसेंस राज को कम करा गया, इकोनॉमी को खोला गया, बाहर की कंपनीज इंडिया में आई, इजीली थोड़ा सा लोन मिलना स्टार्ट हुआ। तो जब तब लोगों ने इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई या कोई भी रिलायंस, उन सब कंपनीज में जब जब पैसा लगाना स्टार्ट हुआ, और उन्होंने होल्ड कर लिया या कुछ लोग लगाकर भूल गए, और आज अगर उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज खोल के देखे, उन्होंने बहुत करोड़ों रुपया और डिविडेंड कमाया है, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड दोनों कमाया है। बट 2026 बहुत डिफरेंट है। आज के दिन में लोन मिलना प्रॉब्लम नहीं रहा, कैपिटल है हमारे पास, इन्वेस्टर्स हैं, लोन नहीं दे रहे, आप इक्विटी बेचो, पैसा लो, बिजनेस करो। तो डिसरप्शन आ चुकी है। आज जोमेटो स्विगी में आप पैसा लगा के बैठे हो, ये सोच के कि यार ये तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, कल रिलायंस अपना कोई डिलीवरी प्लेटफॉर्म लाके मोटा पैसा लगा दे और फ्री कर दे सब कुछ। जोमेटो जो अपना स्विगी है, उनके भाव ऐसे गिरेंगे, या उनकी सेल्स ऐसे गिर जाएगी। तो डिसरप्शन कभी भी आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी वो टाइम नहीं रहा जहां आप बाय करके बिल्कुल ही होल्ड कर लेते थे।
कि भाई मैं तो बेचूंगा ही नहीं, मैं तो अमर हो गया हूं, इसको तो स्टॉक को हमेशा रखूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम पैरामीटर्स रख लो, क्योंकि अब पुराने जैसा टाइम नहीं रहा। कंपनीज को लोन मिल जाते हैं, एनबीएफसीज बहुत अच्छे हैं। पहले एनबीएफसीज नहीं होती थी, अभी एनबीएफसी है, बैंक लोन नहीं दे रहा, एनबीएफसी दे देते हैं। एनबीएफसी नहीं दे रहा, प्राइवेट फाइनेंसर दे देता है, प्राइवेट फाइनेंसर नहीं दे रहा, कोई इक्विटी दे देगा, भैया लाओ अपना 10% इक्विटी बेचो, ये लो पैसा लो, करो काम। तो थोड़ा सा इजी हो गया है, तो डिसरप्शन ज्यादा है इस टाइम, कोई भी कंपनी आगे डिसरप्ट कर सकती है एक वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म को भी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, अगर किसी स्टॉक में आपने पैसा लगाया, किसी म्यूचुअल फंड में लगाया और उसने अच्छा रिटर्न आपको दे दिया है, थोड़ा सा बुक कर लो, ज्यादा लालच ना करो। लालच करना अच्छी बात नहीं होती, लालची हमेशा गिरता है। चलो, ये तो कुछ नया सीखने को मिला, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि क्या गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, सिल्वर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, और अगर होल्ड करना चाहिए तो हमारे पास ईटीएफ्स है, फंड हम्म। ऑफ फंड्स है, हम्म। बेटर क्या है वो भी सर बता दो। पहले आते हैं पॉइंट पे, गोल्ड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। होना चाहिए। अब देखो ऐसा है ना, काफी लोगों के पास ऑलरेडी गोल्ड बहुत है, हम्म। तो अगर वो गोल्ड ना लेकर इक्विटीज में ही रहे तो उसमें कोई गलत नहीं है। बट फॉर द हेजिंग पर्पस और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा स्टेबल रखने के लिए आप गोल्ड और सिल्वर की एलोकेशन रख सकते हो, चाहे एसआईपी रूट से रखो। मुझे ऐसा लगता है 5, 10, 15% तक बहुत है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए ला रहे हो और 90 रुपए आप इक्विटीज में डाल रहे हो एग्जांपल, या 80 रुपए इक्विटी में डाला, 10 डेट में डाला, 10 आप गोल्ड सिल्वर मिला के डाल दो, ठीक है। तो गोल्ड अपनी एक रखता है महत्व आपके पोर्टफोलियो में, उसको कुछ परसेंट एलोकेशन दो, क्योंकि वो आपको हेजिंग में बहुत काम आएगा। जब मार्केट्स वर्क नहीं करेगी, गोल्ड सिल्वर वर्क कर जाएंगे, तो आपका पोर्टफोलियो उतना माइनस नहीं होगा जितना बाकियों का होगा। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है सर, हर इन्वेस्टर का ना रिस्क एपेटाइट सेम नहीं है। किसी को लॉस देखने की आदत हो सकती है, या किसी को लॉस झेल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अच्छा ये लॉस कौन झेल सकता है? जिसने एक्स्ट्रा पैसा लगाया हो, क्योंकि उसका बाकी सैलरी या उसकी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से पैसा आ रहा है उससे घर अच्छा चल रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट अगर 2 साल नहीं भी चली, उसको फर्क नहीं पड़ा, तीसरे साल उसने देखा रिटर्न आ गया। तो गोल्ड सिल्वर रखो। अब आते हैं कि गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करना है। पहला है एमसीएक्स गोल्ड, आप चाहो तो वहां से करो, बट कॉमोडिटीज बड़ा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है और सबको समझ नहीं आता। सबसे सिंपल प्रोसेस सेबी की गाइडेंस के अंडर है, सेबी रेगुलेट करता है, कोई डर नहीं है। वो है आपका गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ईटीएफ के फंड ऑफ फंड आते हैं, जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है उनको भी अगर गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, वो ईटीएफ फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर दे। फर्क ज्यादा कुछ नहीं है। ईटीएफ फंड ऑफ फंड क्या करेगा, आपने पैसा एक स्कीम में दिया, उसने उस स्कीम वाला पैसा अपने ही ईटीएफ पे लगा दिया, तो इसको आप बोलोगे फंड ऑफ फंड। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, एक्स वाई जेड फंड है, उसका ईटीएफ है एक्स वाई जेड गोल्ड ईटीएफ। हम्म। अब गोल्ड में तो डीमैट के थ्रू बाय करना पड़ता है ईटीएफ के लिए, बट अब जिस इन्वेस्टर के पास डीमैट नहीं है और स्टिल उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, उसके पास टाइम भी नहीं है कि डीमैट खोल के चेक करो, उसने कहा ये लो चेक भाई मेरा इन्वेस्ट करवा दो गोल्ड ईटीएफ में, तो उसके लिए बना एक्स वाई जेड गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड। तो उसी वाले फंड ने ईटीएफ फंड ऑफ फंड में पैसा लिया, आगे अपने ईटीएफ खरीद लिया डीमैट में। पर इसका फायदा क्या होता है, गोल्ड ईटीएफ, ये जो आप गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ कर रहा हूं, ये बैक्ड बाय रियल एसेट्स है, हम्म। यानी पीछे गोल्ड एक्चुअल में खरीदा जा खरीदा रहा है जा म्यूचुअल रहा है। फंड की तरफ से। राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है, और प्योरेस्ट फॉर्म खरीदी जाती है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2026 में आप किसके ऊपर ज़्यादा बेट करोगे? मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप किसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो? म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, मतलब इक्विटीज़ के ऊपर हो, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हो, किसके ऊपर हो? मुझे ऐसा लगता है इक्विटीज पे ही प्रेफरेंस दो, क्योंकि इक्विटीज अभी पिछले 1.5-2 सालों में नहीं चली है। अभी भी ये साल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टफ रहेगा, मतलब स्टार्टिंग के ये 6 महीने जो अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज रह सकता है। बट जिस दिन एफ की वापसी अगर घर हो गई, वैसे मुझे लग रहा है धीरे धीरे अब हो रही है, बट अगर ये अच्छे से हो गई एफ की वापसी, मार्केट अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। बट थोड़ा मुश्किल है अभी ये कहना, अब अब ये कब होगी, आज हो कल हो, कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर क्योंकि सकता, पिछले 1 किसी को साल नहीं में तो पता। निफ्टी ने तो 10-11% के सर रिटर्न्स मैंने दिए हैं। इसीलिए आपको वो याद दिलाया था ना, हाँ, 2008 वाला। हाँ। 2008 से 2013-14 तक मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, मार्केट नेगेटिव थी, रिटर्न्स छोड़ो, नेगेटिव रिटर्न्स थे, माइनस। मतलब आप 6 साल माइनस रह रहे हो सर। तो ये मैं ये नहीं कह रहा, ये 2025 से आप कह रहे हो ना रिटर्न नहीं आया, या 2024 के मिड 2000। से रिटर्न नहीं हाँ, आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2027-28 तक भी जा सकता बट है। वहीं पे चाइना और नास्डेक में तो हमें रिटर्न्स देखने को मिले। तो बिल्कुल मिल सकते हैं, हो सकता है ना। अभी मार्केट 4 साल चल गई, 2 साल नहीं चली, तो आपके हाथ में तो है नहीं मार्केट चलाना। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस आ सकते हैं। हाँ, एफआईआईस का रीज़न तो सबसे बड़ा वही रीज़न है। अल्टीमेटली पेशेंस ही चाहिए आपको। मेक इसीलिए सेंस। मैंने आपको बोला एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाओगे, मेन पैसा लगा दोगे आप परेशान ही रहोगे।
इसलिए एक्स्ट्रा पैसे से आओ। अब आते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 2008 के ये डेटा है, 2008 के टॉप पर भी अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, चाहे एसआईपी करी, चाहे लमसम करी, इवन मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुई थी, स्टिल अगर 2025 या 26 में भी वो होल्ड कर रहा है, वो 13-14% के कैगर पे है। तो डेटा आपको क्या सजेस्ट करता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, बट क्या आप वो लॉन्ग टर्म पेशेंटली होल्ड करोगे, वो आपका आंसर है। और मैंने जो बार बार मैं बोलता हूं, अगर आप रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपनी रिस्क एपेटाइट को नहीं चेक कर रहे, आप ब्लंडर कर लोगे अपने लिए, आप परेशान रहोगे ही रहोगे, और आपने बाद में जाके इसको मार्केट को गाली ही देनी है। और मैं पढ़ रहा था रिसेंटली, एमफी का ही डेटा है, कौन से ईयर का डेटा ये तो मुझे नहीं पता, रिसेंटली कोई डेटा 2-3 साल पहले का रिसेंट का डेटा है। वो ये बताते हैं कि 91% लोग एसआईपी डिसकंटिन्यू कर देते हैं 5 से 7 साल में, और उसके बाद ही रिटर्न्स बनते हैं। लेट सपोज 100 लोग एसआईपी कर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 90 लोग चले जाते हैं 5 साल के अंदर ही, उसको एसआईपी को बंद करके चले जाते हैं, और ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड से पैसा ही नहीं बनता। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, वो हाँ, इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो रिटर्न्स देख के आए देख, थे। राइट। और जब वो रिटर्न्स देख के आए, अब मैंने आपको जब वो एग्जांपल बताया कि भाई 2020 में जिसने इन्वेस्ट करा, तब निफ्टी कहाँ थी, आज कहाँ है, आपको वो उसको वो रिटर्न इसलिए मिला क्योंकि उसने निफ्टी के वहां पर इन्वेस्ट करा। अभी सबको देखो, ये आपके मेरे लिए और जो कुछ ऑडियंस है उनको ये निफ्टी हमारी बातें बहुत इजीली समझ आएगी, बट एक आम इन्वेस्टर को ये सब बहुत बातें नहीं समझ आएगी। वो ये कहता है भैया मैंने यहाँ लगाए थे, रिटर्न नहीं आया, उसको नहीं समझ आएगा। तभी मैंने कहा, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर का रोल है, वहां एडवाइजर से पूछो, नहीं समझ आ रहा तो पूछो, समझ आ रहा है खुद करो, कौन मना कर रहा है। ओके, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। मेक सेंस। तो यही चीज मेरे को लगता है फॉलो करनी चाहिए। आई थिंक अगर आप रिस्क एपेटाइट, एसेट एलोकेशन फॉलो करते हो, पेशेंटली होल्ड करते हो और पेशेंटली इन्वेस्ट करते हो, अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, मतलब आपके 2-3 साल का कोई गोल है, तब आप इक्विटी में जाओ ही मत, मल्टी एसेट ले लो, बैफ ले लो, बैलेंस एडवांटेज ले लो। इससे भी कम रिस्क में जाना है, डेट हाइब्रिड ले लो, जहां आपको 7-8-9% तक रिटर्न मिल जाए, जिससे आपका इक्विटीज जैसा रिस्क ना हो, क्योंकि वहां इक्विटी का पोर्शन कम है। तो अगर इक्विटी मार्केट गिरी भी तो उतना नुकसान नहीं होगा आपको। तो शॉर्ट टर्म गोल्स है तो प्योर इक्विटी नहीं जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म्स में ही प्योर इक्विटी जाना चाहिए। ओके, और ऐसा कोई फॉर्मूला है जो किसी इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए, जो आप रेकमेंड करते हो? जो मैंने एक वो बताया था ना, लमसम वाला, मुझे ऐसा लगता है अगर वो कोई फॉलो करे और पेशेंटली होल्ड करे, अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है। अब बात तो हो गई एसआईपी की, बात कर ली हमने। अब आते हैं एसडब्ल्यूपी के ऊपर। बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं भी बात करता हूँ, बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स भी इसके बारे में बात करते हैं, बट आपसे जानने में ज़्यादा लोगों को समझ आएगा। तो एसडब्ल्यूपी के ऊपर बताओ, किसके लिए है एसडब्ल्यूपी और कब करनी चाहिए? सर, एचडब्ल्यूपी तो तब होएगी ना जब आपका कॉर्पस बनेगा। हाँ, बिल्कुल सही। कॉर्पस तो आप बनने नहीं दे हुँ, रहे। एक क्रैश आता है या एक करेक्शन आती है 10-15% की, आप आउट हो जाते हो। आप कैसे एचडब्ल्यूपी करोगे? सर, मैं एचडब्ल्यूपी तब कर पाऊंगा जब मैंने धीरे धीरे इन्वेस्ट करके 5-10 करोड़ का एक पोर्टफोलियो बना लिया। अभी 10 करोड़ में से मान लो मेरी लागत है 2 करोड़ की, 8 करोड़ का एक मान लो प्रॉफिट है। अब जो मेरे पास 8 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बड़े हुए हैं, मैंने कहा यार अभी लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव कर लिया, अभी एक इनकम बना के थोड़ा शांत बैठते, घूमते फिरते, एंजॉय करते हैं। तो मैंने क्या करा, उस 8 करोड़ के पोर्टफोलियो को इक्विटी से निकाल के डेट या डेट हाइब्रिड टाइप का पोर्टफोलियो ले लिया, इक्विटी डेट मिक्स, और वहां से अपनी एचडब्ल्यूपी लगाई। ओके, पर ठीक है। अभी लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं आज इन्वेस्ट करूं और 2 साल बाद एचडब्ल्यूपी हो जाए, 5 साल बाद, नहीं हो सकता नहीं हो सर। सकता। आपको एचडब्ल्यूपी में पहले पैसा बनाओ, कॉर्पस तो बनाओ, आपका प्रॉफिट तो बने। हाँ, लमसम में हो सकता है, पर मैं लमसम में भी कहता हूँ 4-5 साल तो दो। सपोज करो आपके पास 1 करोड़ पड़ा है, अभी 1 करोड़ को 8 डाल के आप एचडब्ल्यूपी लगा भी दो और मार्केट ने रिटर्न, उस फंड ने रिटर्न ही नहीं दिया, तो एचडब्ल्यूपी तो आपके अमाउंट से आती रहेगी, उसका क्या फायदा? एचडब्ल्यूपी का फायदा तब है कि आपने 1 CR इन्वेस्ट करे थे, आज उसकी वैल्यू होगी 1.75 CR, जो 75 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अब आप उसमें से जब निकालोगे तो बाकी बचे पैसे पे रिटर्न आ रहा है, तो वो आपका रिटर्न ऊपर जाता जाएगा और आपको एक मंथली इनकम भी मिल जाएगी, तब फायदा है। तो जब तक आपका कॉर्पस नहीं बनेगा, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग एचडब्ल्यूपी। पहले आप एसआईपी करो। अभी आप देखो, हमारी ऑडियंस जो है, आपकी जो ऑडियंस है यंग है, पहले आप एसआईपी से कॉर्पस तो बनाओ, एसआईपी गोल बेस्ड करो। अगर आप एसआईपी गोल बेस्ड नहीं कर रहे, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गोल सिर्फ बेस क्या-क्या होना चाहिए गोल अब में? देखो, गोल बहुत सारे हैं। हुँ, अगर कोई मैरिड कपल है, उसका गोल हो सकता है भाई मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों के लिए एसआईपी कर दो। अपनी रिटायरमेंट के लिए कर लो। चलो मैं कहता हूँ रिटायरमेंट आप मत सोचो, क्योंकि यंग बंदा कहता है मेरे को रिटायरमेंट की अभी सोचनी ही नहीं। घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है और घूमने जाना है, वेकेशन। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता हूँ, मेरे क्लाइंट्स, मेरे को आजकल बहुत अच्छा लगता है, मेरे क्लाइंट थोड़े समझदार हो रहे हैं। एक क्लाइंट का फोन आया, जसकीरत मेरी एसआईपी कितने की चल रही है? मैं कहा मैम XYZ अमाउंट की चल रही है। अच्छा, एक काम करो, मेरा ना बोनस, सैलरी बढ़ गई है मेरी, तो इतना अमाउंट
XYZ अमाउंट हर महीने लगा दो, 3 साल में चाहिए पैसा। मैं कहा कहाँ जा रहे हो? कहते आपको कैसे पता चल घूमने जा रहे हो? मैं कहा शॉर्ट टर्म गोल है वेकेशन। हाँ, कहती मेरे को एक जगह जाना है, आउट ऑफ कंट्री इंडिया जाना है और इसी के लिए पैसा जोड़ना है, तो देख लेना रिस्क थोड़ा मीडियम ही होना चाहिए। तो मैंने रिस्क मीडियम ही रखा और उनको फंड दे दिए। उनकी अपनी एसआईपी चल रही है। अब ये होती है एसआईपी। अब मैंने उनको जो फंड दिए, ना ही ज़्यादा उस पे रिटर्न आएगा, ना ही कम रिटर्न आएगा। डिसेंट रिटर्न में पैसा सेव हो जाएगा, इन्वेस्ट भी हो जाएगा। 3 साल बाद विथड्रॉ करेंगे, एन्जॉय करेंगे डेट फ्री। ना ही उनके ऊपर कोई कर्जा चढ़ेगा, धीरे-धीरे पैसा जुड़ा और उसका एन्जॉय करने का मज़ा ही अलग है। तो इस तरह से गोल बेस्ड बनाओ, अलग-अलग गोल्स जो हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि यहाँ से मेरा रिटायरमेंट का है, मैं तो आज बोलता हूँ, मैं मेरी एज अभी मान लो 27 है, तो मैं तो सोचता हूँ कि यार 50 की एज पे एक अच्छा पोर्टफोलियो बना होना चाहिए कि एक्टिवली अगर मैं काम ना भी करूँ, मेरे पास हुँ। पैसा होना चाहिए, ये मेरा गोल है। काम तो मैं 70 की एज तक अगर करूँगा, मेरे अंदर हिम्मत होगी तो मैं 70 तक करूँगा, कौन रोक रहा है? मैं तो काम एक्टिव वर्क से बन पर पैसिव इनकम अगर मेरे को चाहिए, मतलब मैं अगर घूम भी रहा हूँ तो मेरा मीटर ऑन होना चाहिए, मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। वो तभी होगा जब मैं आज एक्टिवली ढंग से काम करके गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करूंगा। अगर ये सब मैं नहीं फॉलो करूंगा, एक स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो नहीं करोगे, सिर्फ एसआईपी इसलिए कर रहे हो कि मेरे दोस्त ने करी हुई है, यू विल नॉट मेक मनी। आप मैं ये हमेशा बोलता हूँ, ये आशीष सुमाया सर की ही लाइन है कि आप एक क्लिक से आए और एक क्लिक से चले गए। वेल्थ नहीं बनी। सही बात है, सही बात है। और ये चीज़ें आप जो कह रहे हो वो जेन ज़ी में ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है कि वो लोग गोल बेस्ड नहीं होते बल्कि उनका गोल कुछ और होता है। अब जेन ज़ी तो मैं भी हूँ, बोलने के लिए तो जेन जेंजी ज़ी मैं मैं भी भी हूँ। कह सकता हूँ अपने आप हाँ, को। बट बात वो है उनके गोल्स अलग होते हैं। मैं आपको बताऊँ, किस टाइप के गोल्स है मैं उनके आपको। गोल होते हैं सर कि नया आईफ़ोन आए, आईफ़ोन हम्म। खरीदना है, हम्म। ये उनका गोल होता है। फिर आजकल लोग डेट पे तो लोन लेकर तो ये सर कौन ये से टिकट्स आईफोन खरीदते हैं। कितने कितने लाख का है? ये 1.5 लाख का है, 1.5 लाख का है। ये आपको आपके बिज़नेस में हेल्प कर रहा है? मेरे तो कर रहा है, कंटेंट से पैसा आता है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट है बट ठीक है? लोग ये नहीं सोचते। जो नहीं सोच रहा वो गलती कर रहा है। हुँ, इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है। 2016 कॉलेज के लास्ट मतलब कॉलेज सॉरी 2016 बोर्ड के एग्ज़ाम थे मेरे 12th के। उससे पहले जिद करके ₹20,000 का आईफ़ोन लेके आया मैं। 4S मुझे याद है सेकंड हैंड, जिद करके कि भाई मेरे सारे दोस्तों के पास आईफ़ोन है, मुझे भी आईफ़ोन लेना है। अभी मैं उस दौरान फाइनेंस में नहीं आया था, ना ही मैं कुछ इस तरह का सोचता था। काम थोड़ा बहुत करता था मैं 10th, 12th, 11th में काम शुरू कर दिया था। बट माइंडसेट तो वही था, जब बच्चे का माइंडसेट जैसे आपने बोला जेन ज़ी का माइंडसेट तो है यार मेरे दोस्त के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं? तो मैं जैसे-तैसे जिद करके 20,000 का आईफ़ोन तो ले आया। सर वो आईफ़ोन मैं ले आया और वो मेरा लास्ट आईफ़ोन था टिल 2000 आई थिंक 22 तक। मतलब 2022 में जाके मैंने आईफ़ोन फिर खरीदा। वो आईफ़ोन तो 1 डेढ़ साल में ही मेरा चोरी हो गया था और उसके बाद एक और आईफ़ोन लिया। नहीं वो चोरी नहीं हुआ था, वो टूट-वूट गया होगा, जो भी हुआ होगा। उसके बाद एक 5S लिया, वो चोरी हो गया एक ही दिन में। मतलब मैं पॉइंट पे आता हूँ, मेरा पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब मैंने वो आईफ़ोन लिया, ना ही मैं उस टाइम कंटेंट बनाता था, ना ही कुछ। मैंने शोबाजी के लिए, शो करने के लिए दोस्तों कि भाई मैं भी मेरे पास भी पैसा है। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पापा या मेरी फैमिली कैसे कमा के ला रही है। तो उस दौरान तो मैंने ले लिया। जब मुझे कुछ टाइम बाद गलती रियलाइज़ हुई, जब मैंने थोड़ा पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ा, एसेट लायबिलिटीज़ को समझा, तब मैंने सिर्फ 7-8 हज़ार का फ़ोन लिया और उसी से अपना काम चलाना स्टार्ट करा। 7-8 हज़ार से फिर 2017 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, 18 में मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दी। कंटेंट क्रिएशन पे जो मेरे पास फ़ोन था, वो 10-12 हज़ार रुपए का, उसी से वीडियो बनाता था। माइक भी अगर मैं पुरानी वीडियोज़ में दिखा दूँ अपने चैनल पे, तो आप हँसोगे, ये क्या माइक से वीडियो बना रहे हो? तो बना दिया। उसके बाद 2022 पे आईफ़ोन लिया और अभी वो यहीं पड़ा हुआ है, वही आईफ़ोन चल रहा है। मैंने चेंज भी नहीं किया। आईफ़ोन 13 है, 75,000 रुपए का उस दौरान लिया था। अब वो मेरे लिए लायबिलिटी नहीं थी। जैसे हुँ, आप कह रहे हो ना मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है, वो मेरे लिए भी लायबिलिटी नहीं है। क्यों? बिल्कुल सही। क्योंकि उससे मैंने ढेरों काम करे। उसी से मैं जाता हूँ, क्लाइंट को कॉल करता हूँ, अपनी वीडियोज़ अच्छी बनाता हूँ, कंटेंट डालता हूँ, तो वो मेरे लिए एक एसेट है। तो जो जेन ज़ी है ना, सर आईफ़ोन लो, पैसा कमा के लो। अगर पेरेंट्स के पास नहीं है तो सस्ता फ़ोन लो और चुप करके बैठ जाओ। वो जिद करोगे आज कि नहीं, नहीं मेरे को लेके दो, वो बेचारे आपको मना तो नहीं करेंगे, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मना तो नहीं करा, ले दिया। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी। तो ये तो समझना पड़ेगा बेटा, जेन ज़ी अब आप नहीं रहे। अगर आप 12th पास कर गए हो, आप जेन ज़ी नहीं हो। आप एडल्टहुड में आ चुके हो। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, आपको अपनी फैमिली को देखना है, अपने लाइफ़स्टाइल को देखना है। एन्जॉय सब करो, घूमो-फिरो, बट पहले पैसा कमाना है या पहले पढ़ाई कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई कर लो, नॉलेज ले लो। जब आपका पैसा कमाने का टाइम आएगा, जब स्किल्स होंगे ना, अपने आप पैसा आएगा। पैसा अट्रैक्ट होता है फिर। अब स्किल्स ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है,
और सोचो कि भाई मेरे पास पैसा भी आ जाए, नहीं आएगा सर। तो तब आईफ़ोन लो, कौन मना कर रहा है? आईफ़ोन छोड़ो, बीएमडब्ल्यू खरीदो, कौन मना कर रहा है आपको? मेरी भी एक शॉर्ट सी स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भी आईफ़ोन से ही मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी, पर पहले आईफ़ोन नहीं था, जैसे आपने बताया बिल्कुल सही। मैं कोई माइक यूज़ नहीं करता था, कोई फ़ोन नहीं था, नॉर्मल सा एक फ़ोन था जिसकी स्क्रीन भी नहीं चलती थी अच्छी से, सैमसंग का फ़ोन था जो पापा-मम्मी ने लेकर दिया था बोर्ड्स के बाद, 12th के बोर्ड्स के बाद। वो ले लिया, उसके बाद मैंने सोचा कंटेंट क्रिएशन ट्राई करा थोड़ा बहुत, अब मुझे मज़ा आ गया, तो मैंने बोला अब खरीदना पड़ेगा। पर पापा और मम्मी से पैसे माँग नहीं सकते, तो मैंने जॉब करी थी, 8 महीने जॉब करी थी। अब वो सारा जो पैसा था, वो मैंने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया था, कहीं लगा ठीक है, दिया था ठीक है, ठीक और है। बाकी का पीएफ का अमाउंट पड़ा हुआ था मेरे पास। वो मैंने पीएफ निकाला, उससे आईफ़ोन खरीदा। तो पर वो आईफ़ोन आपके बिज़नेस के लिए काम आया, बिज़नेस के लिए था, क्योंकि आपने उससे कंटेंट बनाया, तो बिल्कुल, वो आपके लिए एसेट है, एसेट है। क्योंकि वो आपको कमा के दे रहा है। मैंने इसका 10x निकाल दिया है, अब वो फिर? इसीलिए तो। तो जो जेन ज़ी, मैं तो कहूँगा कि भई आज के दिन में आपके पास फ़ोन है, अच्छा फ़ोन निकलो, कंटेंट बनाओ, कुछ नहीं भी अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमें कंटेंट नहीं बनाना आता। अरे सर, जिनको कंटेंट नहीं बनाना आता या मान लो आपको कैमरे सामने फेस नहीं कर सकते, आप उन लोगों के काम आ जाओ ना जो ये चीज़ कर रहे हैं। सर, आप बताओ कितने सारे अपने इसी ऑफ़िस में कितने सारे लोग स्किल्स बेस्ड हैं। अगर किसी वीडियो एडिटर के पास वीडियो एडिटिंग करनी आती हो, वो 12th पास ही हो, तब भी आप लोग कहोगे ना आजा भाई, क्योंकि उसके पास स्किल्स है। अगले 10-15 साल जिसके पास स्किल्स होंगे, नॉलेज प्लस स्किल, मतलब अगर पढ़ाई करी हो ये अच्छी बात है, साथ में स्किल्स होंगे, तो ही पैसा कमाओगे, नहीं है स्किल्स, आपका कुछ नहीं हो सकता। अब वो कोई भी टाइप का स्किल हो, वीडियो एडिटिंग आती हो, कंटेंट क्रिएशन आती हो, राइटिंग आती हो, जो भी आता हो, पर स्किल्स होना मैंडेटरी है। मेक सेंस, मेक सेंस। अब हमारी हमने इन्वेस्टिंग के ऊपर तो काफ़ी बातें कर ली है। बात करते हैं इंश्योरेंस के ऊपर, क्योंकि आप इंश्योरेंस में भी लोगों को गाइड करते हो, आप इंश्योरेंस एडवाइस करते हो। तो इसके ऊपर कुछ आपका टेक, जो आपको ऐसे कस्टमर कुछ रिव्यू मिला हो या फिर एग्ज़ाम्पल आप जो बताना चाहते हो कि क्यों टर्म इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है या फिर क्यों जनरल इंश्योरेंस लेना इम्पोर्टेंट है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेना इम्पोर्टेंट है? कोई आपका कोई तो एग्ज़ाम्पल हो? मनवीर, मैं जब वो वाला बता रहा था ना, वो रिच क्लास वाला मैंने एग्जांपल दिया था हुँ, कि रिच से पॉवर्टी में भी नहीं आता बंदा, सीधे डिपेंडेंट आता है। बहुत देखे हैं मैंने, अपनी फैमिलीज में देखे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल्स में देखे हैं, बहुत जगह देखे हैं। वो जो बंदा जो अर्निंग मेंबर होता है ना, वो तो चला जाता है। देखो डेथ तो किसी को भी नहीं पता कब होएगी, और जब भी मैं इस बारे में बात करता हूँ आधे लोग तो मेरे को बोल देते हैं यार तू तो बात ही मत करा कर हमारे से। इसीलिए बिलीव मी, अभी मैं क्लाइंट के पास जाके पहले कभी भी इंश्योरेंस की बात नहीं करता, हुँ, क्योंकि यार उसका वो माइंड ना खराब हो जाए। मैं भी नहीं चाहता कि, क्योंकि ये बात ही ऐसी होती है, हुँ, भैया तू चला गया तो उसको कहेगा मेरे को मार दे। हाँ। आप समझ रहे हो? लोग बट समझते ही नहीं मैं है ये इस बात चीज़। को समझ सकता हूँ हाँ, क्योंकि मैं वो एडवाइजर हूँ, मेरा काम ही यही है। राइट, राइट। बट आम बंदे के लिए समझना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले उसका एक बेस बनाते हैं, पहले हम हुँ, उससे एक रिलेशन बनाते हैं। जब रिलेशन बन जाता है, थोड़ा वो हमारे साथ इन्वेस्ट करता है, सर अब आप मेरी बात को समझना, वो चार्ट ही बताता हूँ, सर यहाँ हो आप, ये गाड़ी देख रहे हो, बहुत अच्छी है, कितना लोन चल रहा है? वो बोलेगा मेरा इतना XYZ है, लोन होता ही है, बिजनेसमैन है, लोन है। अच्छा, कहाँ कहाँ पैसा उधार दिया हुआ है? अच्छा, इतना इतना उधार है। कल को आप चले गए, फैमिली सेम लाइफस्टाइल जी पाएगी? आंसर में यस और नो। मैक्सिमम आंसर 99% कि भैया नहीं जी पाएगी। सर ये रहा चेक, काटो और टर्म प्लान कराओ, बस केस खत्म। इसके बाद वो मेरे को कुछ नहीं बोलता। मतलब जब तक आप उसे रियलिटी चेक नहीं दे देते तब तक कोई समझता नहीं है। उसको सीधा समझाया कि ये आपकी लाइफ है, नहीं होगे तो ऐसी हो जाएगी, और ये होती है। जो नहीं करता, नहीं पैसा इन्वेस्ट करता या नहीं टर्म इंश्योरेंस वगैरह, मतलब इंश्योरेंस में बिलीव करता, उसकी फैमिली रूइंड होते देखी है मैंने यार। मैं अपनी फैमिलीज में देखी है, सोसाइटीज में देखी है, मे बी आपने भी देखी होगी। करो रिकॉल। मैं तो कह रहा हूँ जो व्यूअर देख रहा है वो रिकॉल करे, उसके एरिया में कितने लोग ऐसे हैं जो चले गए बट पीछे फैमिली परेशान हो रही है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, 1 रुपया की सेविंग्स नहीं है, कैसे हुँ, लाइफस्टाइल जिएगी? इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि टर्म लो, हेल्थ कैसे? लो, वही बात है। तो अभी रिसेंटली मेरे एक नोन में किसी की डेथ हो गई, हुँ, छोटा बच्चा है उनका, फैमिली डिपेंड हो गई है। तो पॉइंट ऐसे बहुत एग्जांपल है, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल करूँ तो पॉडकास्ट नहीं खत्म होगी, कितने एग्जांपल्स है मेरे पास। सिर्फ पॉइंट सिंपल है, आप पैसा कमा रहे हो, पहले प्रोटेक्शन फिर इन्वेस्टमेंट, सिंपल। अभी इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट पता नहीं दुनिया क्यों कर रही है, एक सिंपल सी बात है यार, आपको एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस लो, एक हेल्थ इंश्योरेंस लो, और साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करो, और बाकी फोकस अपने बिजनेस और जॉब में आगे बढ़ने का करो। पर अभी मुझे लगता है व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़ भी है एक चीज़ को लेकर, किस लास्ट चीज हम में इसके ऊपर बताओ? बात करते हैं, कि लोग मिक्स कर देते हैं
ये इंश्योरेंस हुँ, हुँ। प्लस इन्वेस्टमेंट, मैं ठीक है। यूटीआईज़ की बात कर रहा हूँ, मैं हुँ, हुँ। तो ये सारी सॉरी मैं यूलिप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लोग मिक्स कर देते हैं। तो यार इसको ना सिंपल रखो। अभी के लिए ना तुम टर्म प्लान ले लो। वो बाद में कभी मन करे, आपको समझ आ रहा है, यूलिप समझ आ रहा है, पर आपके एंडोमेंट समझ आ आपके रहा है। अकॉर्डिंग आपको मैं तो लेना टर्म चाहिए, टर्म लेता हूँ। टर्म लेना है। मतलब ठीक है? आप बोल रहे हो कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टिंग को देखो, अलग-अलग रखो। अलग ही रखोगे तो बढ़िया है। बट ना इसपे मेरा थोड़ा-सा अलग व्यू है। हालाँकि मैं एंडोमेंट्स को इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करता, पर ज़रूरत पड़ने पे हमने सेल करी है एंडोमेंट्स की। अब मैं इतना नहीं करता सेल्स, बट क्या होता है उसमें रिटर्न्स बहुत कम आते हैं, आईआरआर बहुत कम होता है। बट अगर मैं एक बात करूँ ना, खाली मैंने ये क्वेश्चंस पूछे थे 2-3 कंपनी से, हालाँकि मेरे को आंसर्स बहुत कम मिले इस पे। मैंने उनसे ये पूछा कि खाली टर्म इंश्योरेंस जो आप प्रीमियम ले रहे हो, क्या आप अपनी कंपनी को सर्वाइव कर पाओगे? ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पूछा। तो उनका आंसर था नहीं सर, मुश्किल है। तो उनके लिए एंडोमेंट प्लान में भी पैसा आना इंपॉर्टेंट है, यूलिप में भी आना इंपॉर्टेंट है और जो आपका पेंशन प्लान्स में आ रहा है उसमें भी इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सिर्फ सारे टर्म प्लान्स ले रहे हैं और कंपनी के पास सिर्फ टर्म का पैसा आ रहा है, तो मे बी हो सकता है वो लॉस मेकिंग हो जाए और वो कल को क्लेम फिर रिजेक्ट करेगी। अल्टीमेटली लॉस पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से क्लेम देगी? ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं लेने गया था टर्म इंश्योरेंस, तब मुझे ये बोला जा रहा था कि आप लो, आप लो, आप लो। पर मुझे तो इसका सिंपल आइडिया पता था कि मैं अपनी जो वेल्थ है वो इन्वेस्टिंग से बनाना चाहता हूँ, और मैं टर्म इंश्योरेंस बस इसीलिए ले रहा हूँ कि एक प्रोटेक्शन है। जैसे सर आपने कहा मतलब कि प्रोटेक्शन कर लो, फिर आगे की सोचना, फिर राइट। अपनी इन्वेस्टिंग हाँ, करना। पहले पहले एक डिसेंट, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में क्या है, एक तो कम अमाउंट में सम इंश्योर्ड ज़्यादा मिलता अब है। आप मेरी बात से ये एग्री करोगे, जैसे मेरे पास अभी पैसा था, ठीक है? तो मैंने वन टाइम पेमेंट देकर मैंने भी 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया, वन टाइम पेमेंट करा, खत्म कर दिया। 1 करोड़ का लिया, मुझे पता है कम है, बट मैं आगे और कर लूँगा या फिर मैं अपनी इन्वेस्टिंग पे इसको फोकस कर लूँगा। सिंपल है, देखो वैसे तो आपने वन टाइम दे दिया तो 1 करोड़ का तो अब चल ही रहा ही है। चलिए, हाँ। इसको तो बंद करने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि पेमेंट ही जा चुकी है। ठीक है? जैसे-जैसे लाइफ़स्टाइल अपग्रेड होगा, पहले आप समझो आपने 1 सीआर का ये लिया क्योंकि आप ऐसे इसको कैलकुलेट करो। कि आपने देखा कि मेरे ऊपर वही 25-30 लाख रुपए की लायबिलिटीज़ है और अगर मैं कुछ भी हो गया 1 करोड़ रुपए फैमिली को इनफ अमाउंट है आज के दिन। बट आज से 5 साल या 10 साल बाद सिचुएशन थोड़ी अलग होएगी। अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ चुकी है, तो आपको 1 सीआर की जगह अभी 5 सीआर 10 सीआर तक जाना चाहिए, जब आपकी अर्निंग बढ़ गई है। नहीं उतनी चल रही है तो 1 सीआर चलने दो। बट आई थिंक ये टाइम टू टाइम रिव्यू करने का है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी सेम अमाउंट है 1 सीआर का, बट मेरा ईयरली बेसिस पे है और मेरा गोल क्लियर है। आज से 3 या 5 साल बाद जैसे ही अगर मेरी अर्निंग में एक इंप्रूवमेंट आई, मैं इसको पहले दूसरा टर्म प्लान लूँगा जहाँ पर मैं 3 करोड़ या 5 करोड़ के लिए अप्लाई करूँगा। जैसे ही वो अप्रूव हुआ, इसको बंद कर दूँगा। ओके, अगर मेक वो सेंस। कुछ भी रीज़न की वजह से ऊपर-नीचे होता है, नहीं तो मेरे पास 1 करोड़ का तो है ही ना। हुँ। ये चीज़ है। तो पहले टर्म प्लान लो, वो जो यूलिप्स, एंडोमेंट है वैसे तो मैं कहूँगा अवॉइड ही करो, बट अगर कुछ अलग चीज़ आए, कोई अच्छी चीज़ आए तो लेने में कोई फ़र्क हर्ज नहीं है। बट देखो पहले कि वो आपके लिए मैच हो रही है या नहीं हो रही। बट अभी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जो बेचने वाला आता है थोड़ा उससे भी देख के लो। ये मैं खुद भी बेचता हूँ, बट मैं म्यूचुअल फंड सेल करता हूँ। बट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा चलो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको किस एडवाइज़र या किस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदना है और किससे नहीं खरीदना। ओके, हाँ, बहुत सर इम्पोर्टेंट बात है को एक्चुअली। समझो। हुँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरा अब ये फुल टाइम काम है। हुँ, मैं राइट। पार्ट टाइम नहीं हूँ। हाँ, फुल टाइम में मेरे ऑफिस में स्टाफ बैठा है, टीम बैठी है, जो हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्प कर रही है क्लेम डिपार्टमेंट में। कहीं कोई भी क्लेम आए, फटाफट कॉल होता है, रीइंबर्समेंट में हम लोग हेल्प करते हैं, सारी चीज़ों में। तो जो पार्ट टाइम वाले करते हैं ना, वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने पार्ट टाइम अर्निंग के लिए जॉइन करा था। अभी अर्निंग हो गई तो कंटिन्यू कर लेंगे, अर्निंग नहीं हुई तो छोड़ दिया। बट आपकी पॉलिसी तो चल रही है ना, अब जब आपको सर्विस लेने का टाइम आया, उसे सर्विस नहीं दी। तो मेक श्योर अगर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर आपके पास आता है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, अगर वो फुल टाइम नहीं कर रहा काम, उनसे मत लो। पहले तो अगर खुद आ गया आपको, आप खुद लो। वैसे एक एडवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं सिर्फ फिटनेस पे कंटेंट, मतलब अब थोड़ा सा कंटेंट भी डाल रहा हूँ, प्लस फिटनेस पे पिछले 8 महीने से फोकस करा है मैंने। मैं आपकी फ़िटनेस पे आने वाला था क्योंकि मैं आ अच्छा। रहा था हेल्थ के ऊपर। हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस भी इम्पोर्टेंट है, बट उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को फिट रखो, और आपने वो राइट। चीज़ कर ली है तो चलो स्टार्ट। मैं आपको बताता हूँ मैं बोल क्या रहा हूँ। ये जो ओके, फिटनेस वाला हाँ, मैंने आपको श्योर, बताया श्योर। ना, हाँ, हाँ। मैं फिटनेस पे खुद कर रहा था। हुँ, मैं खुद कर रहा हूँ, ऐसे कर लूँगा, डंबल्स उठा लूँगा। बट एक सही पोस्चर, सही चीज़ कैसे करनी है, वो मुझे नहीं आता। वो जो ट्रेनर है ना, उसी को नॉलेज है। तो मैंने फिर प्राइवेट ट्रेनिंग ली, अभी मेरी प्राइवेट ट्रेनिंग चल रही है, वो पीटी मेरे को कराता है, जहाँ पर वो सारी चीज़ों को सेट कर रहा है, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग। और उससे फ़ायदा क्या हुआ, जिस चीज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेग प्रेस होती थी, मैं सिर्फ़ 30-40 किलो से करता था, मैं 100 केजी तक पहुँच गया हूँ। डेड लिफ्ट जो मैंने 7-8 साल छोड़ दी थी, पहले करता था, वो मैंने स्टार्ट करी 25 किलो से, मैं 135 तक चला गया, 135 तक चला गया। वेरी नाइस। तो एक एडवाइज़र या एक ट्रेनर से मेरी जो कैपेबिलिटी है ना, वो बढ़ गई।
हुँ। तो सेम आते हैं। आपको भी नहीं पता था आपकी इतनी यस, कैपेबिलिटी है, यस, बट ऑब्वियसली आपको पता चला। पॉइंट है कि मेरे को नहीं पता था राइट, कि राइट। मैं इतना कर भी सकता हूँ, पर हुँ, उसने वो चीज़ को उठाया। सेम, अब मैं अपनी फील्ड में जैसे एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये मैं जान सकता हूँ, वो नहीं जानेंगे, ये मैं जान सकता हूँ। तो आपके जो ऑडियंस है, मैं बोलना चाहूँगा, जो खुद इन्वेस्ट कर सकता है, वो खुद करे, कोई मना नहीं है। जिसके पास टाइम, नॉलेज नहीं है, कमीशन के चक्कर में मत आओ कि मेरा भैया 80 पैसा 1% जाने वाला है, उस कुछ बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान होता है, वो बहुत खराब है। यार किसी को पैसा दो और अच्छी सर्विस लो। बट मैं जो पॉइंट बोल रहा था, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या इंश्योरेंस एडवाइजर से आप कोई पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट लेते हो, मेक श्योर कि वो पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। वो फुल टाइम इन वो अपने काम में होना चाहिए। अब जैसे हम लोग फुल टाइम है, पूरा ऑफिस लेके बैठे हैं, स्टाफ बैठा हुआ है। अब मैं यहाँ भी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बट पीछे सारा काम चल रहा है। कोई भी क्लाइंट को दिक्कत आएगी, एम्प्लॉइज के नंबर दिए हुए हैं कि भाई उनको कॉल कर लो, आपको हेल्प हो जाएगी। तो परफेक्ट, पार्ट टाइम वालों से नहीं लेना। बिल्कुल सही। यस। तो मैं बात कर रहा था फ़िटनेस की। आप फ़िटनेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो अभी, और वो बनता भी है बिकॉज़ आजकल आपको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। हेल्थ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी रखना पड़ेगा। आप तो इंश्योर्ड हो, आप पता ही है मुझे, और मैं भी इंश्योर्ड हूँ, ठीक है? बट आप क्या सजेस्ट करते हो लोगों को किस अकॉर्डिंग लेना चाहिए? जैसे आप वो अमाउंट बता रहे थे, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा बता दो कि कितना मिनिमम अमाउंट लेना चाहिए हेल्थ उनको हेल्थ। इंश्योरेंस, है ना? यस, यस। सो मेरे हिसाब से जैसे आप बात करो, इन्फ्लेशन 13-14% से बढ़ रहा है। 5 लाख 10 लाख रुपए बहुत कम है। 10 तो मैं उनको बोलता हूँ जिसने स्टार्ट करना है। वैसे क्या होता है कि जैसे ही कोई बड़ा क्लेम आ गया ना, आपका सम इंश्योर्ड कभी भी नहीं बढ़ेगा। अगर आपके पास इनफ मनी है, यू हैव सम गुड अमाउंट, आप अर्निंग अच्छा कर रहे हो, ट्राई विद 25 lakhs मिनिमम मेट्रो सिटीज में, क्योंकि यहाँ पर खर्चा बहुत ज्यादा है। तो 25 लाख से कम मत जाओ, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने कम अमाउंट मतलब सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली थी मेरे से। मैं ट्राई कर रहा था कि ज़्यादा लें, बट उन्होंने सोचा कि यार क्या ही होगा, और पॉलिसी कम, सम इंश्योर्ड कम ले लिया। बट अब कोई बड़ा क्लेम आ गया, हर साल क्लेम आ रहा है, बट अमाउंट तो आपको फिक्स ही है ना, 5 लाख है तो 5 लाख ही मिलेगा। मेक तो वो सेंस। फंस गए। अब क्योंकि क्लेम बड़ा आ गया, वो सम इंश्योर्ड नहीं बढ़ सकता। अच्छा। तो इसीलिए ट्राई करो कि आप 25-30 लाख या 25 लाख से स्टार्ट करो। हुँ। नहीं बजट बन रहा, 15 से कर लो, 20 से कर लो। 10 से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना। वैसे तो 10 एडवाइस नहीं था, बट 10 से नीचे नहीं जाना। 5 तो बिल्कुल भी मैंने नहीं। खुद ने 10 की करी है, बट 10 तो हाँ, मिनिमम है। बट अब वो है, आपकी जो पॉलिसी है वो मेरे को सही लगी। सही लगी 10 ना? क्योंकि वो हर साल 100% से नो क्लेम हाँ, बोनस बढ़ तो रहा मैं है। थोड़ा इनको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लिया, वो आदित्य बिरला से लिया था, और कुछ वो पॉलिसी का नाम है एक्टिव वन मैक्स, ऐसा कुछ पॉलिसी का नाम है, जिसके अंदर मैंने 10 लाख रुपीज़ का लिया है। ठीक है। वो अगले साल वही प्रीमियम पे 20 लाख हो जाएगी, हुँ। थर्ड और ईयर कहाँ पे तक जाएगी ये? ये 50 तक जाएगी, अब मतलब मेरी जो 5 साल में पॉलिसी 50 है, हो जाएगी। वो 1 सीआर तक जाएगी। वेरी नाइस। और और ये प्लस इसके इसी अलावा तरीके से मैंने होगी? इसी 10 तरीके। लैक्स, ओके। मेरे पास भी 10 लैक्स की है। हाँ, ऑलरेडी मैंने रिन्यूअल कर दिया है, तो मेरी 20 की हो चुकी हो है। चुकी है। तो ऐसे ही 10 साल बाद ये पहुंच हुँ। जाएगी 1 करोड़ बोनस प्लस 10 लाख बेस सम इंश्योर्ड। तो ये हो जाएगी 1 करोड़ 10 लाख की। प्लस मैंने अलग से एक सुपर टॉपअप भी लिया हुआ है। हालांकि सुपर टॉपअप मेरे को इतने पसंद नहीं है, क्योंकि वो सस्ते होने के कारण ना उसमें सब लिमिट्स ज्यादा होती है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे ही थोड़ा सा बजट बनेगा, मैं सुपर टॉपअप को कैंसिल करूंगा और एक डिसेंट टॉपअप लूंगा जिसमें सब लिमिट्स ना हो। क्योंकि अभी मेरे पास टॉपअप है 90 लाख का, बट उसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ डिसीज में सब लिमिट्स है, और वो चीज अच्छी नहीं है। सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब लिमिट, अब बाई चांस मेरा बड़ा कोई क्लेम आ गया और उन्होंने लिमिट दे दीजिए, हम तो 5 लाख के ऊपर देंगे ही नहीं, मेरे को क्या फायदा फिर। तो वो 800 900 हजार जो मैं भर भी रहा हूँ, उसको फायदा नहीं। तो अभी तो मेरे पास चलो मैंने रखा हुआ है, बट जैसे ही मेरा थोड़ा सा बजट बनेगा, मैं सुपर टॉपअप हटा के ऐसा टॉपअप लूंगा जिसमें सब लिमिट्स ना हो। तो ट्राई करो, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी लो हेल्थ की या टॉपअप लो, सब लिमिट्स अवॉइड करो। रूम रेंट तो आजकल कोई भी अच्छी पॉलिसी लोगे, 10 लाख 20 लाख 15 लाख की, आजकल रूम रेंट है ही नहीं रहा। रूम रेंट वो कहते हैं कोई भी रूम ले लो, बट मैं एडवाइस क्या देता हूँ कि अगर आप एक हॉस्पिटल जा रहे हो, ट्राई करो या तो शेयरिंग मत लो, सिंगल प्राइवेट एसी ले लो। वो डीलक्स स्वीट छोड़ दो यार, कोई घूमने थोड़ा जा रहे हो आप लोग। ऑब्वियस सी बात है, वो आप ही के सम इंश्योर्ड से निकालेंगे पैसा। आपका सम इंश्योर्ड कम हो गया तो आप ही को पैसा कम बचेगा ना। कोई बड़ी बीमारी हो गई तो आपका मेन पैसा तो रूम रेंट ले गया, और रूम रेंट के हिसाब से बाकी खर्चे होते हैं। तो ट्राई करो कि अगर बाई चांस हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई, या तो शेयरिंग कर लो या सिंगल प्राइवेट एसी ले लो। सिंगल प्राइवेट एसी रूम अच्छे हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल जाओ, होटल से कम नहीं है। अब जैसे कि आपने इंश्योरेंस के ऊपर इतनी डिटेल्स दे दी, तो मैं बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस कंपनीज़ भी चाह रही है कि वो अब आप कि आप अपने हेल्थ पे ज़्यादा फिटनेस फ़ोकस पे करो। फोकस करो, राइट? हाँ, कि आप अपने फ़िटनेस पे ज़्यादा फ़ोकस करो। अब जैसे मैंने भी जो पॉलिसी ली है, उसमें ये बताया गया है कि अगर आप 10,000 स्टेप्स करते हो डेली, ठीक है। और ये कुछ लिमिटेड टाइम तक है, 320 डेज़ करते हो, 365 डेज़ नहीं, 320 डेज़ करते हो पूरे साल में, तो आपका जो अमाउंट है, मतलब जो आपका इंश्योरेंस अमाउंट होगा, प्रीमियम रहेगा, वो ज़ीरो हो जाएगा।
तो ये लोग भी फोकस कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी फोकस कर रही है, और आप भी फिटनेस पे इंडिविजुअली फोकस कर रहे हो। कुछ हेल्प कर रहा है आपको ये? तो देखो, फिटनेस मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में मैंने सबसे पहले जिम जॉइन करा था 2016 में, यानी स्कूल खत्म होते ही मान लो मैंने 16-17 के आसपास जिम जॉइन करा। मैंने छोड़ दिया 6 महीने में ही। 2019 में जॉइन करा, 2 महीने में ही छोड़ दिया, 15 महीने की मेंबरशिप लेने के बाद। उसके बाद सीधा मैंने 2025 में जॉइन करा। आज मेरी एज है 27। सबसे पहले मैंने जिम जॉइन करा होगा मान लो 8-9 साल पहले, 18-19 की एज पे। मैं मानता हूँ कि मैं 10 साल या 8-9 साल लेट हूँ, और मैं लाइफ की पता नहीं बहुत बड़ी गलती कर रहा था कि मैं जिम नहीं जा रहा था, या मैं जिम को, मैं चलो जिम भी नहीं बोलता, मैं फिट नहीं रह रहा था। जिस दिन से मैंने फिटनेस पर ध्यान दिया, मेरा अपने काम करने में और मन लग गया है। एक तो सबसे पहला डिसिप्लिन आ गया लाइफ में, हर काम मैं टाइम से कर लेता हूँ। कॉन्फिडेंस इतना आ रहा है कि मैं कैमरे से बाहर आ जाऊं। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है फिटनेस की वजह से। और ये ऐसे नहीं हुआ, इसके लिए आपकी सोसाइटी मैटर करती है। मैंने अपनी सोसाइटी काफी चेंज करी। मैंने अपना उठना बैठना उन लोगों के साथ बनाया जो लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। हम्म। तो मैंने एक चीज नोटिस, और जिन्होंने अचीव कर लिया है ना, उन्होंने भी मेरे को यही गाइडेंस दी कि ब्रो, वर्क ऑन फिटनेस, वर्क ऑन योर अपीयरल, मतलब आप क्या पहन रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। ऑफ कोर्स। तो उन्होंने मेरे को दो चीजें की एडवाइस दी। फिर तीसरा उन्होंने एडवाइस दी कि थोड़ा अपना कम्युनिकेशन में बात अच्छी और अच्छे करने की कोशिश करो। ये 3-4 चीजें, रिलेशंस और अच्छे बनाओ, नेगोशिएशन पावर होनी चाहिए, ये सब उन्होंने मेरे को बोला कि डेवलप करो। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2-3 सालों में ही, जिनसे मैं मिलता हूँ, जिनसे मैं बैठता हूँ, उन सब ने मेरे को ये गाइड करी। और फिर मैंने एक चीज और नोटिस करी कि हर सक्सेसफुल पर्सन फिटनेस पे फोकस कर रहा है। अभी भैया वो करोड़पति बंदा है, वो सुबह 5 बजे उठ के मैराथन भाग रहा है, उसको क्या नीड है? पर कुछ तो है ना कि वो मैराथन भाग रहा है। उन सब चीजों ने मेरे को समझाया कि नहीं, फिटनेस है इंपॉर्टेंट। फिर मैंने यहाँ पर अपना पिछले 1 साल हो गए, मतलब 1 साल तो नहीं, अभी ऑलमोस्ट मेरे को 8 महीने हो गए जिम जॉइन करे हुए। और इस 8 महीने में मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 90% अटेंडेंस रखी है। और अभी मैंने एक 100 डेज का फिटनेस चैलेंज भी स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 36 डेज कंप्लीट कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने कोई भी जंक फूड नहीं करा अभी तक, नो जंक फूड, और शुगर ऑलमोस्ट 0 है। तो ये सब चीजें रियली रियली करती है हेल्प। और अब तो एक और अच्छी बात आपको बताता हूँ मनवीर, फिटनेस प्लस फाइनेंस ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएशन है। मेक सेंस, तो हाँ, मैं तो अच्छा। बोलूंगा, और फिटनेस ना आपकी बॉडी बदल देती है यार। हम्म। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है, आप अच्छे दिखोगे, अच्छा खाओगे, और जैसे ही आपने अच्छा दिखने लग गए, आपकी बॉडी बनने लगी, आप खराब खाना ही नहीं खाओगे। हम्म। तो वो जो आपने बोला ना कि हेल्थ इंश्योरेंस, वो क्यों फोकस कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि लोग फिट रहेंगे तो क्लेम्स कम आएंगे। अब मैं बताता हूँ, मेरे से किसी ने पूछा क्या ही फायदा हो जाएगा, बीमारी लगनी होगी तो लग जाएगी। हम्म। मैं कहा बीमारी लगनी है लग जाए, हम्म। पर मैं बीमारी को दावत क्यों दूं? हम्म। आप बात को समझो ना, मैं उसको दावत क्यों दूं? अब मेरी फैमिली में शुगर चलती आ रही है, मेरे दादाजी को शुगर थी, मेरे पापा को भी शुगर है। अभी मेरे पापा ने शुगर कंट्रोल कर ली, कल को मैं, हो सकता है मेरे को भी लग जाए, पर मैं उसको जानबूझ के इनवाइट दूं कि आजा भाई लग जा, तो वो चीज मैंने बंद करी। जो बीमारी लगनी है लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे हाथ में भी नहीं है। बट अगर किसी चीज को मैं खुद इनवाइट कर रहा हूँ वो गलत है। तो आई थिंक फिटनेस पे फोकस करो। और हमारे लेट इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर आप उनके लास्ट इंटरव्यूज देखोगे, उन्होंने लास्ट में बोल के गए थे कि मैंने वेल्थ तो कमा ली पर हेल्थ नहीं कमाई। उन्होंने बोला कि हेल्थ पे फोकस करो। और हेल्थ पे हर बड़ा इन्वेस्टर जिससे भी आप मिलोगे, और बड़े से बड़े इन्वेस्टर, करोड़पति इन्वेस्टर्स हो या करोड़पति बिजनेसमैन हो, जब वो दौड़ रहे हैं, आप तो कुछ अभी हो बने ही नहीं हो, अभी मैं आप आपसे एक क्यों बात नहीं करता हूँ। फिट हो रहे? आपने जो बोला कि राकेश झुनझुनवाला जी की बात करी, अब मैं बात करता हूँ जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा वेल्दीएस्ट आदमी है, कौन है वो? इलॉन मस्क। अब उसकी नेटवर्थ इट्स मोर देन $800 बिलियन, ठीक है, एंड बहुत जल्दी ट्रिलियनर बन जाएगा। उसने, आप जाकर देखना, कल एक ट्वीट करा है। उसने ये लिखा है कि वेल्थ कांट बाय हैप्पीनेस। ये जो बोलता था, बिल्कुल सच बोलते थे लोग। ये उसने ट्वीट करा एक्चुअल में। बिल्कुल, तो आप सोचो कि एक बिलियनर जो कि ट्रिलियनर बनने वाला है जल्दी, बिल्कुल, वो ये बिल्कुल। लिख रहा है। तो सब कुछ हेल्थी है। एग्री, और मैं मानता हूँ, बैलेंस होना चाहिए, अब मेरा बात, मानना है बैलेंस होना ऑफ चाहिए। कोर्स, और हम लोग हाँ, जिस इंडस्ट्री में, राइट, वी आर इन टू पीपल्स इंडस्ट्री, मतलब राइट, हमें राइट, राइट। रोज एक अलग पर्सन को मिलना होता है, और मिलना है, आपको तो बहुत ज्यादा बिल्कुल, मिलना पड़ता है। बिल्कुल, सो बिल्कुल, अपीयरेंस मैटर करता बिल्कुल है। मैटर एंड करता है। मैं भी ये मानता हूँ कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना पूरे हुँ, दिन की, वो जिम में ही निकलती है। एग्री, मैं भी इसीलिए जिम जा रहा एग्री। हूँ। सर बहुत, बहुत चीज़ें चेंज हो जाएगी। बहुत चीजें होती है, राइट। एक बार डिसिप्लिन में आओ तो सही, एक बार लाइफ़ को डिसिप्लिन में रखो,
आप अपना जिम जाओ, वॉक करो, फिट रहो, अच्छा खाना खाओ। ये मैं वो बंदा बोल रहा हूँ जो हफ्ते में 5 दिन जंक फूड खाता था। ये आज से 8 महीने पहले। हुँ, मतलब मेरे को थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दिए हुए 1 साल ऑल 1 डेढ़ साल हो चुका है ऑलमोस्ट। हुँ। जिम जॉइन करे 8 महीने हुए हैं। बट अगर उससे पहले मैं चला जाऊँ, मेरा कोई ध्यान नहीं था। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, आपने बोला फ़िटनेस और फाइनेंस बहुत अच्छा मतलब कोरिलेशन है इसका। कैसे बनता ही है? आप क्या करते हो बहुत फ़िटनेस में सारे हैं। क्या करते हो? ट्रैक करते हो? कैलोरीज़ ट्रैक करते हो? राइट। या फिर आपने कितनी देर वॉक करा, कितनी सब हाँ, कुछ ट्रैक करते हो? बिल्कुल। इन्वेस्टिंग में क्या करते हो? ट्रैक। पोर्टफोलियो ट्रैक करते हो, राइट। सारी चीज़ें मार्केट को ट्रैक करते हो, सब कुछ करते हो। अब वहीं पर बात करते हैं कि आप फ्रस्ट्रेशन दूर करते हो। अब हुँ। यहाँ पर क्या आपका काम हो रहा है? अगर आप ये फ़िटनेस में फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे हो, कहाँ की दूर कर रहे हो? पूरे दिन की कर रहे हो, पूरे आपको दिन मे की। बी इन्वेस्टिंग में हो रही होगी। हुँ। सारी चीज़ें कोरिलेशन बैठती हैं यहाँ पर। बिल्कुल, सब ट्रैक रिलेटेड करना, है। नहीं करना, कंट्रोल करना, सबसे बड़ी हुँ। बात, अगर आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। माइंड को कंट्रोल कर सर, पाओगे तो आप इन्वेस्टिंग में भी सारी चीज़ें फॉलो कर मनवीर पाओगे। मेरी बॉडी ही फिट नहीं है, हुँ, तो मैं काम कितनी देर कर ऑफ लूँगा? कोर्स, सही 5 बात है। घंटे, 6 घंटे, फिर मैं ऐसे थका रहूँगा, सोता रहूँगा। अब मेरी बॉडी फिट है, मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ घर से, रात के 12 बजे, साढ़े 12 बजे मैं जिम से आता हूँ, मतलब घर आके जिम जाता हूँ, तो आप समझो मैं थका फ़ील नहीं करता, बिकॉज़ ऑफ एक डिसेंट रूटीन या फिटनेस पे अगर जब से ध्यान दिया है। नहीं तो मैं 2 फ्लोर अगर मैं चढ़ जाता था सीढ़ियों से, हुँ, ऐसे हो जाता था। मैं बोल रहा हूँ, मैं इतना मेरा आपको देखकर मैंने अब कंटिन्यूटी में जा रहा हूँ जिम। देखो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मैंने भी काफ़ी लोगों को देख के मैंने जब हुँ, देखा यार सब लोग तो फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं हुँ, और मैं यहाँ घर बैठा हुआ आराम कर रहा हूँ, रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ या अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कहीं इधर-उधर। यार क्यों? तो ये मैं खुद बोल रहा हूँ मैं लेट हो गया और जो जिम में मेरे को मिलता है मैं उसको ये बोलता हूँ, "क्या एज है?" वो कहता है 20 साल का। मैं कहा, "भाई एक काम एक एक एडवाइस दूँ?" कहता, "क्या?" मैं कहा, "जिम मत छोड़ियो यार।" अब मुझे नहीं पता अभी मैं कितने टाइम कंटिन्यू रखूँगा। बट आई विल प्रेफर कि अभी पूरी ज़िंदगी जब तक मैं जी रहा हूँ, मैं फ़िटनेस पे ध्यान ज़रूर दूँगा। चाहे हफ़्ते में 4 दिन जाऊँ, 5 दिन जाऊँ या दिन का 1 घंटा स्पेंड करूँ बट ज़रूरी है। अब जो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, अरे टाइम तो है। मैं भी बोलता था मेरे पास कोई टाइम नहीं है जिम जाने का। अरे टाइम है, हमने प्रायोरिटीज़ कुछ और देखी हुई थी। हम मोबाइल देख रहे हैं 2 घंटे, बढ़िया 1 घंटा देख लो, 1 घंटा जिम चले जाओ, बात हो गई आपके पास टाइम ही टाइम हुँ। है। और आपको 45 मिनट से 1 आवर देना है, उससे ज़्यादा बहुत क्या है, है? इतना बहुत है और एक डिसेंट डाइट हो, बाहर का खाना है खाओ, मैं भी ऐसा नहीं सोच रहा कि कल को सब कुछ छोड़ दूँगा, जब मन करेगा तब खाऊँगा भी, बट अभी ये देखना है कि अच्छा खाना है, ये बहुत मैटर करता है, थोड़ा डिसेंट खाना है, ये नहीं कि जैसे पहले मेरा रूटीन था, मैंने वो चीज़ चेंज करी है और मैं ये काफ़ी लोगों में चेंज करना चाहता हूँ। यस, आप एक हेल्दी लाइफ अडॉप्ट करना चाह रहे हो, यस, दैट्स यस, व्हाई। बिल्कुल। ओके, मेक सेंस। अब ये पॉडकास्ट एंड करने से पहले एक चीज़ बात कर लेते हैं, करियर के ऊपर। जैसे आपने काफ़ी कोर्सेज़ करा, बता रहे हो कि आपने इतने साल पहले कोर्स करा था, बीएससी का आपने कोर्स करा था और आप अभी भी एनआईएसएम सर्टिफाइड हो और राइट। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स करते रहते हो। हुँ, बट आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करते हो, जितने भी ऑडियंस है वो ऑफ कोर्स यंग है, ठीक तो है। फाइनेंशियल करियर उन्हें बनाना है, फाइनेंस में हुँ। करियर बनाना है, तो कौन से कोर्सेज़ करने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वो सर 3 एनआईएसएम है, सिर्फ फाइनेंस में अगर फ़ोकस करना है, फाइनेंस में आगे बढ़ना है, मान लो रिसर्च एनालिस्ट बनना है, ब्रोकर्स के पास जॉब करनी है, हुँ, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में जाना है, 3 एनआईएसएम चलो 4 बता देता हूँ, 4th लास्ट में नाम लूँगा। पहला एनआईएसएम, एनआईएसएम सीरीज़ 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम। बड़े से बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आजकल नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स बन चुके हैं। भई डिस्ट्रीब्यूटर 80 लाख करोड़ का एयूएम हो चुका है इंडस्ट्री में। इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास ही इतनी जॉब क्रिएशंस आ चुकी है। तो एनएसएम सीरीज़ 5 है, वहाँ हेल्प करेगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जॉब मिलने के लिए, म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास जॉब मिलने के लिए, बैंक्स में जॉब मिलने के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ में जॉब मिलने के लिए। ओके। सेकंड आ गया आपके पास एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव्स। काफ़ी लोगों को एफएनओ बहुत पसंद है, हुँ, तो क्यों ना एफएनओ को करियर बनाया जाए। ओके। इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम क्लियर करो, इक्विटी ट्रेडर बनो, डेरिवेटिव ट्रेडर्स होते हैं, प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं, फर्म्स है, बड़े सारे ब्रोकर्स हैं जो प्रॉपरली डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं, वहां आपको लाइन मिल जाएगी। फिर आता है आपका NISM 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर, ये आप तब कर सकते हो जब आपका MF हो जाए, जब आपको MF की नॉलेज आ जाएगी, आप PMS, क्योंकि मान लो अगर आप किसी अच्छी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में पहुंच गए या बड़े किसी ब्रोकर फंड हाउसेस के पास हो या बड़े ब्रोकर के पास जॉब कर रहे हो और एज अ फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल इन एडवाइजर काम कर रहे हो, तो वो म्यूचुअल फंड के साथ साथ आपको पीएमएस में भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पीएमएस सेल करो भाई 50 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हो। लास्ट, जिन बच्चों को ये पसंद है कि इक्विटी की रिसर्च करना, स्टॉक्स की रिसर्च करना, हुँ, कि यार मेरे को स्टॉक्स देखने हैं, कंपनीज की रिसर्च करनी है, कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है, कौन सी खराब है, इसको रिसर्च करने के लिए आता है एनएसएम सीरीज 15 रिसर्च रिसर्च एनालिस्ट। एनालिस्ट, और ये आपका रास्ता खोलता है अगर आपको खुद का एडवाइजरी बिजनेस यानी आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना है।
इसके अलावा अगर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है तो आपको 10A 10B देना होगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2। बट आई थिंक ये 4 एनआईएसएम वैसे नॉलेज के लिए दे दो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें लाइन में आगे बढ़ो। ये 4 एनआईएसएम मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ हर बच्चे को देने चाहिए। थैंक यू सो मच जसकिरत भैया, इतनी सारी नॉलेज देने के लिए। चलो एक और बोनस दूं दो दो बिल्कुल दो। आपके सारे स्टूडेंट्स को, दो दो जितने बिल्कुल आपके दो। फॉलोअर्स हैं। हाँ जी। एक सेबी ने नया एग्जाम लॉन्च करा, हम्म, आपको पता ही होगा, सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम। आपकी वीडियो देखी थी सेबी मैंने। और एनआईएसएम ने हम्म, मिलके, हम्म, भाई फ्री एग्जाम है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, ऊपर सेबी का लोगो भी होता है, एनआईएसएम का भी होता है। बेसिक नॉलेज है, बट उसकी 2 बुक्स बहुत पावरफुल है। सारा शेयर मार्केट, सारी डेट मार्केट आपको समझ आ जाएगी। वो एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे तो वैसे चैनल पे उसकी वीडियोस भी अपलोडेड है, आप हम्म, जाओ देख लेना, आप लिंक डाल देना मेरे को, जरूर जरूर जरूर। ठीक है? वो वीडियो देखो और पढ़ो और आराम से जाके वो एग्जाम दो। फ्री एग्जाम है, जरूर देना चाहिए और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद जो मैंने 4 एनआईएसएम बताए, जिसमें पहले चारों दे दो एक बार, क्योंकि अगर आपको फाइनेंस में, जैसे आपने पूछा ना, फाइनेंस में पर्टिकुलरली करियर बनाना है, पहले ये 4 एनआईएसएम कर दो। इसके बाद हम किसी और पॉडकास्ट में अगर इनवाइट हमें मिला तो हम आपसे आगे की भी बात जरूर करेंगे कि जरूर। कौन-कौन से कोर्सेस और कर सकते हो आप। इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है, बट अगर आप वो कमेंट करोगे तभी आएगा। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट पूरा मास्टर क्लास ही था। अगर किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में समझना था वो भी समझ आ गया, किसी को इंश्योरेंस के बारे में समझना था वो भी समझ आ गया, अब किसी को करियर बनाना है वो भी आपने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। तो मुझे लगता है अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देख लिया है तो आप कमेंट ज़रूर करना, एंड सेकंड पार्ट के लिए भी कमेंट करना। मैं जल्दी से इनवाइट करूंगा, वैसे फ्री होते नहीं है, बट जल्दी से आएंगे और सेकंड पार्ट बनाएंगे। थैंक यू भैया। थैंक थैंक यू यू फॉर सो वर्क मच अगेन। रणवीर फॉर इनवाइटिंग मी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।